Yes. Are you ready? Shall we start? Okay, okay. सबसे पहले हमको ये बात समझनी होगी कि हमको जीके और जीएस क्यों पढ़ना है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, सब लोगों को ये बात एकदम से क्रिस्टल क्लियर हो जानी चाहिए कि चाहे वो यूपी हो चाहे बिहार हो, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल, हम लोग जितने भी हैं यहाँ पे अभी क्लासरूम में, वो या तो यूपी के हैं या तो बिहार के, राइट। तो उनको ये बात एकदम दिमाग में घुसा लेनी होगी कि सिर्फ और सिर्फ लॉ पढ़ के जज या एपीओ नहीं बना जा सकता। क्योंकि यूपी में प्रीलिम्स में, यूपी की अभी बात कर रहा हूं, अभी मैं बिहार की बात 2 मिनट बात करूंगा। यूपी के प्रीलिम्स में भैया, प्रीलिम्स में 150 नंबर का जीएस पूछा, जीके जीएस पूछा जाता है। कितने लोगों को ये बात पता है? हम सब करो। कितने लोगों को ये वाली बात पता है? प्रीलिम्स की बात कर रहा हूँ अभी, मेंस की नहीं। और मेंस में भी पूरा पूरा एक पेपर ही होता है जीके जीएस का। अब तो कहो ये 9 माइनर लॉज ऐड कर दिए गए हैं, इससे थोड़ा सा रिलीफ मिला है, लेकिन वो भी थोड़ा सा रिलीफ, क्योंकि पिछले बार सिर्फ 17 या 18 क्वेश्चन पूछे गए थे प्रीलिम्स में। सिर्फ 17 18, 150 में से भैया अगर 17 18 क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसका मतलब उसका वेटेज एकदम से नहीं है, माना जा सकता है। और मोस्ट ऑफ द जो जुडिशरी एस्पिरेंट्स होते हैं, वो कितना मार्क्स अटेन करते हैं और फेल हो जाते हैं? वो अटेन करते हैं, गेन करते हैं अराउंड 40, मतलब 30 to 40 के रेंज में रह जाते हैं। 150 में से भैया ये बताओ, 150 नंबर में से 30 और 40 नंबर लाना कोई नंबर है क्या? ये तो सीधी सीधी बेइज्जती करवा लेना है। अब अगर 250 नंबर, अब अगला जो पेपर होता है यानी लॉ का पेपर होता है, इसमें वो 300 नंबर का होता है, 300 मार्क्स का। इस 300 में से 300 तो पानी से रहे आप, कितना भी होशियार क्यों ना हो, क्योंकि वहां पे कुछ ना कुछ ऐसी सिली मिस्टेक्स हो जाती है एग्जाम के टाइम पे, जिनको हमने कभी सोचा भी नहीं होता है, जिनको हमने कभी सोचा भी नहीं होता है। आपसे पूछा जाएगा वेस्टेड इंटरेस्ट किस सेक्शन में है, तो आप कंटिजेंट इंटरेस्ट वाला सेक्शन लगा के चले आओगे। आपके दिमाग में चल रहा होगा कि भैया हम तो सही मार के आए। लेकिन जब आकर के आप क्लास एग्जामिनेशन हॉल से बाहर निकलोगे, तब आपको पता चलेगा कि भैया, अरे यार ये तो पूछा था वेस्टेड इंटरेस्ट, और आंसर दे क्या है कंटिजेंट इंटरेस्ट का। तो ये इल्यूजन कि हम इस 300 में से 300 नंबर ले आएंगे भैया, ये इल्यूजन क्या है? पॉइजनस है, डेंजरस है, सुइसाइडल है। ये बात कितने लोग इससे एग्री करते हो? हम सब करो, जितने लोग एग्री करते हो। सिर्फ कौशिकी सिंह एग्री करती है और कोई नहीं एग्री कर रहा है, देख रहे हो? तो देखो, अब जनरल की कट अभी जनरल की बात कर रहा हूं, क्योंकि सब लोग, अगर किसी को कोई रिजर्वेशन भी है, चाहे वो SC ST रिजर्वेशन हो, चाहे ओबीसी रिजर्वेशन हो, चाहे EWS रिजर्वेशन, कोई सा भी अगर रिजर्वेशन भी है, उनको भी अपने आप को बेटा क्या समझ के काम करना होगा? जनरल कैटेगरी का स्टूडेंट समझ के काम करना होगा। क्योंकि आजकल जो रिजर्व कैटेगरी के लोग हैं, उनमें भी फाइट बहुत ज्यादा हो गई है, क्योंकि हर बच्चे के पास कोचिंग की फैसिलिटी है। हर बच्चे के पास, मतलब इतनी ज्यादा, अब तो लीगल नैरेटिव भी मैदान में उतर पड़ा है, तो किसी को पैसे की तो चिंता है नहीं, क्योंकि अब तो चीजें फ्री में मिल जा रही हैं, सब एकदम टू द पॉइंट एक्यूरेसी के साथ। तो भैया कंपटीशन तो बढ़ रहा है ना। तो और कट ऑफ कितना अभी यूपी का गया था, कोई बताएगा? अमित रंजन, एक सेकंड इनको इन कर लेते हैं। हाँ, 280 नंबर कट ऑफ गया था। ये जनरल का और ईडब्ल्यूएस का दोनों का गया था, सेम सेम कट ऑफ। अगर बेटा आप सब लोग अपने आप को जनरल मान करके ट्रीट करो कुछ देर के लिए, आंख बंद करके सोचो, क्या 300 में से 280 ले आओगे? कितने लोग ले आओगे?
नहीं ला पाओगे, नहीं ला पाओगे। तो इसलिए हमको क्या करना होगा, हमको इस 300 और प्लस इस 150 इसको टारगेट करना होगा। यानी हमको 450 नंबर, 450 मार्क्स में से बेटा, 450 मार्क्स में से क्या गेन करना है, 450 मार्क्स में से अराउंड 300 गेन कर लेना है। क्योंकि इस बार का पेपर जैसा था उसके अगर उससे एनालाइज किया जाए, क्योंकि जब पिछला 2018 की वैकेंसी थी तो उसमें कटाव बहुत कम गई थी, लेकिन इस बार कटाव 280 गई है। अगली बार कटाव 300 से नीचे कतई नहीं जाने वाली है। तो हमें टारगेट कितने मार्क्स करना है, 300 मार्क्स करना है। इसका मतलब हमें इस 150 में से भी मार्क्स चुराने होंगे, और इस 300 में से मार्क्स चुराने होंगे कि नहीं चुराने होंगे, ये बताओ। कितने लोगों को लगता है लाना होगा दोनों तरफ से, हम सब करो। तो भैया अगर लाना होगा, अगर लाना होगा तो ये बताओ कि सिर्फ सपना देख के, मुंगेरी लाल का सपना देख करके सिर्फ ले आओगे क्या? क्या सिर्फ आप कॉन्स्टिट्यूशन, सीआरपीसी, सीपीसी, एविडेंस, कंट्रैक्ट और ये सब बेटा पढ़ते रहोगे और उससे आपका हिस्ट्री का नंबर आ जाएगा क्या? पॉलिटी का नंबर आ जाएगा क्या? इकोनॉमिक्स का नंबर आ जाएगा क्या? आ जाएगा क्या? किसी को ऐसा लगता है कि अगर हम सीपीसी या सीआरपीसी पढ़ेंगे तो हम इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन जो होता है या हिस्ट्री का क्वेश्चन होता है, ज्योग्राफी का क्वेश्चन होता है, उसको सॉल्व कर लेंगे? कितने लोगों को लगता है? भैया अगर जिसको लगता है वो या तो सपने में जी रहा है, या तो सपने में जी रहा है, या तो उसको देश दुनिया से, और वो तैयारी कर ही नहीं रहा, उसको देश दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? हमको इसलिए इमोशनल ना हो करके, हमको इसलिए इमोशनल बेटा ना हो करके हमको कैसा बनना है, प्रैक्टिकल बनना है, रीजनेबल बनना है। अब प्रैक्टिकल और रीजनेबल होने के लिए हमें क्या करना है, हमको इस पे भी बेटा, अगर हम देखो, अगर 450 में से इसका परसेंटेज निकाले तो कितना परसेंट बनेगा, कोई बताओ, कोई बताओ कितना परसेंट बनेगा ये? कोई माइक ऑन करके बताओ, ये कितना परसेंट बनेगा? 450 में से 300 कितना परसेंट बनता है? सिद्धि यादव बताओ जल्दी से। चलो कोई बात नहीं, मैं ही बता देता हूँ। 450 का बेटा ये 300 है, ये 66% बनता है, 66% बनता है। इस 66% मार्क्स पाने के लिए हम 100% मेहनत करते हैं। मतलब हम अपनी पूरी पूरी मेहनत किसको किसको अटेंड करने में लगा देते हैं, 66%। लेकिन आपको भी पता है, आपको भी पता है, जो एग्जामिनर जो पेपर सेट कर रहा है, अगर वो खुद पेपर सॉल्व करने बैठ जाए तो 100 आउट ऑफ 100 नहीं ला पाएगा। इस बात से एग्री करते हो? कितने लोग इस बात से एग्री करते हो? तो बेटा इसका मतलब कि ये अगर 100% मेहनत में से, जो हम 100%, इसको अगर हम 66%, अगर उसकी औकात 66% की है, अगर उसकी औकात 66% की है तो हम उसको इज्जत भी कितनी देंगे, 66% की इज्जत देंगे। बाकी की जो 33% की या 34% की इज्जत है वो किसको देनी होगी? किसको देनी होगी बेटा? जीके जीएस को देनी होगी। कितने लोगों को ये बात लगता है? हम सब करो। अभी प्रीलिम्स स्टेज की बात कर रहा हूं, अभी मेंस तो बहुत दूर है, अभी मेंस में तो और ज्यादा उसका वेटेज है। मेंस में तो अभी उसका और ज्यादा वेटेज है, अभी दिखाता हूं। तो बेटा, और आप लोग 90% लोग बड़ी बड़ी कोचिंगों में पढ़ते होंगे, 3-3, 4-4 लाख रुपए दे दिए होंगे, 1.5 लाख रुपए दे दिए होंगे, और उसमें आप पढ़ क्या रहे होंगे, सिर्फ और सिर्फ लॉ पढ़ रहे होंगे। इसका मतलब 66% चीजें पढ़ रहे होंगे, और उसमें से भी आपको 100% चीजें नहीं पढ़ाई जाती होंगी। सिर्फ कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक ऐसे बता करके और पढ़ा के और ऐसे निकल जाते होंगे। कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ है, कोई है जो 1.5 लाख या 2 लाख या 3 लाख रुपए कोचिंग में पढ़ा है और उसको सिर्फ लॉ पढ़ा के, लॉ में भी 100% लॉ न पढ़ा करके, ऊपर ऊपर से बता करके, टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक का लिस्ट बता करके क्या कर दिया गया, उनको पढ़ा दिया गया और कहा गया कि बेटा हो गया, दैट्स ऑल। उनको ना लैंग्वेज पढ़ाया जाता है, ना लैंग्वेज पढ़ाया जाता है बेटा, और ना जीके जीएस पढ़ाया जाता है। कोई है यहाँ पे जो ऐसा है, जो 1.5-2 लाख रुपए खर्च किया भी है और वो क्या जीके जीएस और लैंग्वेज ही पढ़ा है? कोई है ऐसा? कोई हो तो हैंड्स अप करो जो पढ़े हो।
कोई है ऐसा जो 1.5-2 लाख रुपए की कोचिंग किया है और उसने क्या किया है, उसकी कोचिंग में जीके जीएस भी पढ़ा दिया गया है और अपूर्वा जी को पढ़ाया गया है, गोयल जी को, गोयल पिक्चर्स आपको पढ़ाया गया है और इधर कोई हैंडरेज कर रखा है, इधर किसी ने भी हैंडरेज नहीं करा। सिंह 12/0/2003 ऐसे करके कोई हैंडरेज कर रखे हैं। बगमी प्ले, बीजीएमआई प्ले, ये सब नए नए नाम आ रहे हैं। भैया अपना नाम तो यार सही से लिखो, ऐसे जज बनोगे आप? मतलब इन इम्पर्सोनेशन पहले से ही कर रहे हो, ये बात अच्छी नहीं है। आप न आ रहे हो, क्यों क्यों डर रहे हो, क्यों शर्मा रहे हो भाई? प्रिपरेशन करने आए हो, क्यों अपना नाम छिपा रहे हो? कोई आप क्या कहते हैं, ऑफेंडर तो हो नहीं कि अपने नाम छिपाने की जरूरत है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? तो अब 90% लोगों ने, 90 क्या 99% लोगों का मैंने देखा कि किसी ने हैंड रेज नहीं किया था कि उनको ये बात पढ़ाई गई है। लेकिन बेटा आप देख रहे हो ना कि प्रीलिम्स में इसका कितना वेटेज है? 34% वेटेज। कितना परसेंट वेटेज है? 34% वेटेज है। हाँ वैष्णवी सिंह, आप हैंड रेज कर रखी है, बोलिए, कुछ बोलना है वैष्णवी सिंह? वैष्णवी सिंह, ओके, समझ रहे हो ना सब लोग? तो बेटा जितने मार्क्स का जो चीज पूछा जा रहा है हमको उसको उतनी ही इज्जत देनी है। ज्यादा इज्जत दे दोगे तो वही वाला हाल होगा जैसे जो पीसीएम के बच्चे होते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के 12th में, और वो मैथ पढ़ते रह जाते हैं और उनका हिंदी और इंग्लिश में मार्क्स कम हो जाता है, या फिजिक्स और केमिस्ट्री में मार्क्स कम हो जाता है, और मैथ में तो उनको 100 आउट ऑफ 100 कई बार मिल जाता है। लेकिन बेटा जो मार्कशीट बनती है वो क्या बनती है? ओवरऑल बनती है। मार्कशीट बनती है वो ओवरऑल बनती है। आपका क्या हो जाता है? आपका जो ग्रेड होता है वो कम हो जाता है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? तो हमको क्या करना है? हमको उस तरीके से काम करना है जिससे हमें क्या हो, ओवरऑल डेवलपमेंट हो, होलिस्टिक डेवलपमेंट हो। अगर अगर आप जिम करने जाते हो और अगर आप रोज बाइसेप बाइसेप मारते हो और आपका चेस्ट, आपका बैक, ये सब बेटा बेकार है, आपका लेग बेकार है, आपके बाइसेप होने से कोई काम नहीं होने वाला है, आपको अनफिट माना जाएगा। अगर आप सिर्फ लॉ 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 पढ़ करके लॉ में बहुत महारथी हो जाओगे, फिर फेल हो जाओगे बेटा, भी आपको फेलियर कहा जाएगा। ये बात कितने लोगों को ये वाली बात समझ आ रही है? अब इसी को हम थोड़ा और एक्सटेंड करते हैं। ये तो रही बात प्रीलिम्स की, ये रही बात प्रीलिम्स की, इसी को हम एक्सटेंड करके कहाँ पहुंचा देते हैं? मेंस पे पहुंचा देते हैं। मेंस का पूरा पेपर होता है 1000 नंबर का, 1000 मार्क्स का होता है पूरा पेपर ही 1000 मार्क्स का होता है। 1000 मार्क्स में से 1000 मार्क्स में से बेटा क्या होता है? 600 मार्क्स का क्या होता है? यूपी की बात कर रहा हूं, 600 मार्क्स का लॉ पूछा जाता है, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, और 200 मार्क्स का जीएस जी के पूछा जाता है, और 200 मार्क्स का बेटा क्या पूछा जाता है? 200 मार्क्स का, 100 मार्क्स का इंग्लिश, 100 मार्क्स का हिंदी पूछा जाता है। मतलब मेंस में 60% लॉ और 40% जीएस के और लैंग्वेज। लेकिन हम फोकस किस पे रखते हैं? हम अपनी जिंदगी, अपनी जवानी किसमें बर्बाद कर देते हैं? सिर्फ लॉ 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 पढ़ते पढ़ते। होता है नहीं होता? कितने लोग ऐसे हैं, बहुत, मतलब मुझे तो लगता है बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो सिर्फ और सिर्फ सीआरपीसी पढ़ते होंगे। अब तो बीएनएसएस आ गया, उसी में एकदम लगे पड़े होंगे कि बस बस भैया, उसको तुम चाहे जितना पढ़ लो, 70 नंबर से ऊपर मेंस में नहीं पूछा जाएगा, 15 नंबर से ऊपर प्रीलिम्स में नहीं पूछा जाएगा, चाहे जितना पढ़ लो, मतलब 15 क्वेश्चन के ऊपर। तो हमें क्या करना है? हमको प्रूडेंट होना है, हमको रेशनल होना है, हमको इमोशनल नहीं होना है। हमको किसी भी चीज को ये देख करके ये बहुत कठिन है, ये मतलब हम बोलचाल की, मतलब कोई बात होता है तो डायरेक्ट पूछता है एफआईआर किस उसमें है, हमको इसमें नहीं बह नहीं जाना है, इमोशन में, अपनी भावनाओं में बह नहीं जाना है। हमको क्या करना है? हमको रेशनल प्रूडेंस के हिसाब से काम करना है। और प्रूडेंस क्या कहता है? जिसकी जितनी औकात उसको उतनी इज्जत देंगे। मतलब अगर 40% जी जी के जीएस और वो पूछा जाता है,
नहीं जी, बीजीएमआई प्ले जी वो यूट्यूब पर अपलोड नहीं करेंगे, वो सिर्फ हमारे बच्चों के लिए प्राइवेट सर्कुलेशन के लिए होगा। वो कभी कभी कर देते हैं, समझ रहे, बीजीएमआई प्ले जी आप जो भी हैं, समझ रहे हो ना सब लोग ये वाली बात। तो हम क्या करेंगे बेटा, हम जीके जीएस को भी अब क्या करेंगे, 40% इज्जत तो देंगे ही। अगर हम 10%, 10 घंटे दिन भर में 10 घंटे पढ़ते हैं, अगर 10 आवर पढ़ते हैं, तो हम 6 आवर अगर क्या पढ़ेंगे, 6 आवर अगर लॉ पढ़ेंगे, तो हम 4 आवर क्या पढ़ेंगे, जीके जीएस पढ़ेंगे। कितने लोग इस बात से एग्री कर रहे हो आज से, कितने लोग एग्री कर रहे हो। बहुत इंग्लिश मीडियम के बच्चे होते हैं, बहुत इंग्लिश मीडियम के बच्चे होते हैं, उनको हिंदी में अगर लिखने दे दिया जाए तो उनको नानी याद आ जाती है, उनको नानी याद है भैया। लेकिन लैंग्वेज का पेपर तो कंपलसरी है ना, हर जगह पर आता है, यूपी हो, बिहार हो, झारखंड हो, एमपी हो, हर जगह आता है, राजस्थान में भी आता है। और हिंदी मीडियम के बच्चों को इंग्लिश मीडियम में नाना याद आते हैं। तो हमको ना नानी को याद करना है ना नाना को याद करना है, हमको क्या याद करना है, हमको क्या याद करना है, हमको अपने कंटेंट को याद करना है, हमको प्रैक्टिस करनी है। इज इट क्लियर टू एवरीवन। बहुत लोग होंगे इसमें, बहुत सारे लोग इसमें होंगे जो कि क्या होंगे, इंग्लिश मीडियम के होंगे। 90% तो जनता जो होती है वो इंग्लिश मीडियम वाली होती है। तो उसको क्या होता है, हिंदी हिंदी लिखने में बहुत प्रॉब्लम होती है, हिंदी में ऐसे लिखने का दे दिया जाता है तो फिर हाथ पांव फूलने लगते हैं। तो हमें अपने हाथ पांव फूलने से बचाने के लिए हमको उसके लिए भी मेंटली प्रिपेयर्ड होना होगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन। हम बिहार का भी डिस्कस करें कि ना करें, क्योंकि आप लोग सेम पैटर्न पर बिहार का भी है, सेम पैटर्न पर बिहार का भी है, बिहार में भी उसको इतनी ही इज्जत मिलती है। अगर बिहार में भी कोई सोचे कि बिना जीए के जीएस के हम निकाल देंगे, चाहे प्रीलिम चाहे मेंस, तो भूल जाए भैया, उसको पढ़ना पड़ेगा, बिना पढ़े जी के जीएस तो बिनु भय हो ही ना प्रीत। ये मैं आपको भय इसलिए दिखा रहा हूं इसका कि बेटा इसके बिना नहीं होगा, क्योंकि इसके बिना गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है कि बिनु भय हो ही न प्रीत। आप जब तक ये डरोगे नहीं कि हमको जीके जीएस भी पढ़ना है, आप कतई कुछ नहीं पढ़ोगे। समझ रहे हो ना सब लोग। क्या डिस्कस करें अमन जी, अमन कुमार त्रिपाठी जी, आप किस चीज को डिस्कस करने वाली बात कर रहे हैं। बिहार, सौरभ झा जी को डिस्कस करने की बात। अच्छा चलो बिहार का भी डिस्कस कर ही लेते हैं इसको। किसी को नहीं लग रहा है कि क्या बकवास कर रहा है, इसको पढ़ाना चाहिए डायरेक्ट पॉलिटी, आकर के पॉलिटी की क्लास में बकवास कर रहा है। कितने लोगों को लग रहा है कि मैं बकवास कर रहा हूँ, और कितने लोगों को लग रहा है कि ये रिलेवेंट चीज बता रहा हूँ। हम सब करो, कितने लोगों को लग रहा हो कि ये रिलेवेंट बात बता रहा हूँ, हम सब करें। अच्छा फिर तो ठीक है, क्योंकि मैं कभी कभी ये सब बात बताता हूँ अपनी क्लास में तो लोगों को लगता है कि बकवास कर रहा है। बेटा बकवास तो कतई नहीं होता है, जब तक आपको बताया नहीं जाएगा। तो हो सकता है आपके घर में कोई बड़ा भाई बहन ना हो सकता है आपके पापा जज ना हो सकता है आप फर्स्ट जनरेशन अपने घर में लॉक किए हुए हो। तो आपने तो हवा हवाई में शुरू कर दिया सब कुछ पढ़ना वढ़ना, तो बेटा कोई होना चाहिए ना बताने के लिए। तो आप लोग क्या समझो कि आपके सामने लीगल नैरेटिव के रूप में आपके दो बड़े भाई खड़े हुए हैं जो कि बता रहे हैं। इज इट क्लियर टू एवरीवन। आपको कभी भी ये नहीं सोचना है कि आपको एक टीचर पढ़ा रहा है, आपको क्या सोच रहा है, आपका एक बड़ा भाई पढ़ा रहा है, और हम वही चीज बताएंगे जो आपको आपके सगे बड़े भाई से मिलती। समझ रहे हो सब लोग। कतई किसी को भी इंफीरियर सुपीरियर महसूस करने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों, सब लोग भाई बहन हो, समझ रहे हो।
और ध्यान से सुनो, आप मेरे एक्सपीरियंसेस का फायदा उठा लो अगर उठाना चाहते हो तो, और नहीं उठाना चाहते हो भाई तो आप फ्री हो। ये भारत एक स्वतंत्र कंट्री है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? हाँ, बिहार की बात करते हैं। बेटा बिहार का जो प्रीलिम्स होता है, बिहार का जो प्रीलिम्स होता है, बिहार के प्रीलिम्स में भी दो पेपर होते हैं, जीके जीएस, जिसको जीके जीएस में खाली जीके लिख रहा हूं, ठीक है, और दूसरा होता है लॉ का। लॉ 150 क्वेश्चन आते हैं, इसमें 100 क्वेश्चन आते हैं, 100 क्वेश्चन। हर क्वेश्चन वो 1 नंबर का होता है, इसमें भी 1 नंबर का होता है। समझ रहे हो सब लोग? अब भैया ये बताओ, कुल मिला के कितने नंबर हुए? कुल मिला के कितने नंबर हुए? कितने नंबर हुए बिहार वालों? जितने भी लोग बिहार के हैं वो जरूर सुने। कितना नंबर हुआ? 250 नंबर। 250 का 100 कितना परसेंट होता है? कोई बताओ जल्दी से कैलकुलेट करके। 250 का 100 कितना परसेंट होता है? नीति पांडे बताओ। इधर 40%। ओके, अब इधर से वो बताएंगे कौन? सौरभ झा। सौरभ झा आप बताइए, माइक ऑन करके बताइए सौरभ झा। यस सर। हाँ बताओ बेटा क्या होता है, कितने परसेंट होगा? 40% के अप्रॉक्स। चलो, अगर बेटा ये 40% हो गया, अगर मान लो 40% फॉर द, मान लो बेटा 40% हो गया, लेकिन पढ़ते क्या हो तुम सौरभ झा? तुम किस कोचिंग में पढ़ते हो बेटा? किसी कोचिंग में पढ़ते हो नहीं पढ़ते हो बताओ? यस सर। तो उस कोचिंग में, किस कोचिंग में पढ़ते? नाम मत दो कोचिंग का, किसी नाम मत दो, नहीं तो ये होगा कि कोचिंग को बदनाम किया जा रहा है। तो ये बताओ कि उस जिस कोचिंग में भी बेटा तुम पढ़ते हो उसमें तुम्हें कितनी बार जीके जीएस पढ़ाया गया है? जेके जैसे सिर्फ नोट्स मिले हैं सर। बेटा वो नोट्स तुमने कभी खोल के देखा भी है? कभी नहीं देखा होगा। नो। जिन लोगों ने को, जिन लोगों को लगता है कि वो नोट्स सिर्फ दे देने से वो काम हो जाएगा, कई कई कोचिंग होती है वो इररिलेवेंट सा ऐसे बल्कि सा नोट्स होगा, 4-5 बंडल होंगे, कहीं से भी कंपाइल करके या किसी से कंपाइल करवा लिया होगा, और उसको क्या कर दे रहे होंगे? बच्चों को सर्कुलेट कर दे रहे होंगे। बच्चों को क्या कर दे रहे होंगे बेटा? सर्कुलेट कर दे रहे होंगे। और बच्चों को लगता होगा कि सर ने तो हमको जीके जीएस भी दे दिया। बच्चे एकदम लाइन लगा करके मर जाते हैं उसके लिए कि सर जी हमको जीके जीएस वाला मटेरियल दे दीजिए, और जैसे ही सर जी उसको दे देते हैं जीके जीएस वाला मटेरियल, वो ला करके घर के उसको वार्डरोब में सजा देता है, उसको कभी नहीं खोलता उस दिन के बाद से। समझ रहे हो? तो बेटा, बेटा इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब आपका ये जो 40% है, आपके बॉडी का जो 40% ऑर्गन है वो क्या हो गया? फेल हो गया। बेटा जब किसी के बॉडी का 40% ऑर्गन फेल हो जाता है तो मर जाता है, तो आप क्या हो जाओगे? मर जाओगे। मर जाओगे इसका मतलब फेल हो जाओगे, प्रीलिम्स ही क्लियर नहीं होगा। बिहार वालों ध्यान से सुनो, प्रीलिम्स समय नहीं क्लियर होगा। मजाक नहीं कर रहा हूं, किसी को अगर मजाक लग रहा हो तो वो बाद में गाली दे देना, अभी मत देना क्लास में। समझ रहे हो ना सब लोग? तो क्या होगा? मेंस की बात कर रहा हूँ बेटा, मेंस की बात कर लेता हूँ, बिहार के मेंस की। बिहार के मेंस में भी अकेला सिंगल पेपर आता है, पूरा फुल लेंथ, 150 नंबर का। और उसमें भी बेटा, उसमें क्या होता है? उसमें कोई नाइन माइनर लॉ नहीं जोड़े गए हैं, उसमें प्योर जीके जीएस पूछी जाती है, प्योर जीके जीएस पूछी जाती है। अब बेटा समझ रहे हो ना, बिहार में तो जनरल कैटेगरी से फाइट करना, तुम समझो कि हो सकता उसमें ईबीसी, अगर ईबीसी ओबीसी अगर आप हो, अगर आप ईबीसी ओबीसी हो तब वो अलग केस है, वो अलग केस है बिहार के केस में। लेकिन अगर आप किसी दूसरी कैटेगरी से, इवन आप एससी एसटी कैटेगरी से भी हो, तब भी आपके लिए कंपटीशन बिहार में बहुत ज्यादा है। तो इसलिए बेटा आपको क्या ध्यान रखना है?
आपको क्या ध्यान रखना है कि आपको जीके जीएस और लैंग्वेज पेपर, बिहार में लैंग्वेज पेपर का वो इश्यू नहीं है, क्योंकि जो लैंग्वेज पेपर है वो पासिंग है। पासिंग मतलब उसको सिर्फ ऐसे क्वालिफाइंग जिसे कहते हैं, क्वालिफाइंग, उसका मार्क्स नहीं ऐड होता है, तो उसमें बिहार के लिए लैंग्वेज पेपर का कोई इश्यू नहीं है। दिव्यांशु, मेंस में वन लाइनर भी आता है, टू लाइनर भी होता है, और थोड़ा थोड़ा बड़े बड़े आंसर्स भी होते हैं, बिहार की बात कर रहा हूं। और कुछ कुछ उसमें बिहार वाले में क्या होते हैं कि तुमको दे दिया जाएगा कि मान लो एल आई सी का फुल फॉर्म बताओ। बेटा जब इसे पढ़े रहोगे तभी तो कर पाओगे। अभी आपको लग रहा होगा कि एल आई सी का फुल फॉर्म बहुत आसानी से बता दोगे आप, लेकिन एल आई सी नहीं पूछता, एल आई सी तो एग्जाम्पल दे रहा हूं। जब पूछेगा वो आपसे तो एग्जाम में आपके क्या हो जाएंगे, चारों खाने चित्त हो जाएंगे। समझ रहे हो दिव्यांशु बेटा? तो बिहार मेंस की बात कर रहा हूं, उसमें वन लाइनर भी आता है, टू लाइनर भी आता है, थोड़ा बड़ा बड़ा आंसर लिखने को भी आता है, ठीक है। और इसमें ऐसे टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स भी आता है। साइंस का एक पूरा पेपर ही होता है, साइंस का पूरा पेपर ही होता है उसमें, समझ रहे हो? और साइंस वाइंस कहीं नहीं पढ़ाया जाता, किसी कोचिंग में नहीं पढ़ाया जाता। लीगल नैरेटिव पढ़ाएगा आपको। कौन पढ़ाएगा? लीगल नैरेटिव पढ़ाएगा। कृपा शंकर पांडे और राजीव रंजन सिंह पढ़ाएंगे। आपके सामने जो खड़ा होकर चिल्ला रहा है उसका नाम है कृपा शंकर पांडे। इज इट क्लियर टू एवरीवन? सब लोग सुन पा रहे हो ना मुझको? तो बिहार के जितने भी लोग थे, ऐसे राइटिंग एक क्वेश्चन कितने पेज में करना होता है सर? सौरभ झा, इट डिपेंड्स। अगर देखो बेटा सौरभ, ऐसे राइटिंग का, सौरभ झा देखो ऐसे राइटिंग का ध्यान से देख लो। ऐसे राइटिंग की खैर क्लास आज है नहीं, फिर भी मैं पूछ रहे हो तो बता देता हूँ। ऐसे राइटिंग में क्या होता है, ध्यान से सुनो। पहली चीज तो कई बार कई केसेस में आपको तो दिया होता है कि कितने वर्ड में लिखना है, या तो 500 वर्ड में लिखना है, या तो कितने वर्ड में लिखना है, 600 700 वर्ड में लिखना होता है। 1000 वर्ड में नहीं लिखना होता है मैक्सिमम, ठीक है। अब कितने पेज में लिखना है ये डिपेंड करता है। एक पेज में अगर अगर ये मान लो 25 नंबर का क्वेश्चन है और ये से है, तो एक पेज पे, मतलब जैसे मैं तुम्हें एक एग्जांपल ले लेता हूं, एक सेकंड। ये देखो सब लोग, 5 नंबर पर पेज लिखना होता है, 5 नंबर पर पेज, 5 नंबर पर पेज। जितने नंबर का हो, अगर वर्ड लिमिट ना दिया हो, अगर मान लो कि 25 नंबर का ऐसे लिखना है तो 5 पेज लिख देना। एक पेज, अगला पेज, फिर अगला पेज, फिर अगला पेज, फिर अगला पेज, यानी 5 पेज लिख देना। समझ रहे हो सौरभ? सब लोग समझ रहे हो ना? थम्स अप कर दो। लेकिन अगर बेटा वर्ड लिमिट दिया हुआ है, वर्ड लिमिट दिया हुआ है, आप क्या करोगे? आप क्या हाँ एजाज अली, आपको कुछ पूछना है? आपने हैंड रेज किया है, एजाज अली। हाँ। अब अगर मान लो कि दिया है 500 वर्ड्स में लिखना है, तो बेटा आप क्या करोगे? आइडियल केस सिनेरियो बता रहा हूं। एक पेज में हमको 16 लाइन लिखनी होती है। कितनी लाइन बेटा? 16 लाइन लिखनी होती है। एक लाइन में 7 to 8 वर्ड्स लिखने होते हैं। इतनी लाइंस, अब गिन लो कितना हुआ। नीति पांडे बताओ कितना हुआ, एक पेज में कितना वर्ड हुआ नीति पांडे? 112, 112 हुआ। अब इसका मतलब बेटा, इसका मतलब हमको कितने पेज लिखना होगा सौरभ झा, तुम बताओ। अगर 500 वर्ड का लिखना है तो 5 पेज तब भी लिखना होगा। ठीक सौरभ झा और सब लोग, आगे बात समझ सकते हो? इज इट क्लियर टू एवरीवन? वेबएक्स वाले
सेम पेज साइज रहता है क्या जो आपने दिखा है? अमन कुमार त्रिपाठी जी, A4 साइज का ही पेपर होता है उधर भी, ठीक है? उसमें मार्जिन वार्जिन होता है सब, उसमें तुम्हें कुछ पटरी वटरी लेकर के खींचना उचना कुछ नहीं होता है। अब तो बिहार में भी, पहले बिहार में होता था कि क्वेश्चन वो नहीं होता था, यूपी में भी होता है, सब में होता है। पहले पहले बिहार में क्या होता था, क्वेश्चन छप के नहीं आते थे पेपर में, पहले सॉरी आंसर बुकलेट में क्वेश्चन छप के नहीं आते। इस बार से यानी 32nd जुडिशरी से क्या हुआ है कि उसमें बेटा क्वेश्चन भी छप के आने लगे यूपी की तरह। यूपी में हमेशा से होता रहा है कि जो आंसर बुकलेट मिलती थी उसमें क्वेश्चन छपा होता था और एक लिमिटेड स्पेस होता था, उसमें तो हमें कुछ सोचना ही नहीं होता था, उसे हमें कुछ सोचना ही नहीं होता था कि हमको कितना लिखना है, जितना स्पेस दिया उतना लिख देना, काम खत्म। इज इट क्लियर टू एवरीवन? मैं आप क्लास शुरू करें कि अभी भी और कुछ पूछना हो, कुछ किसी को अगर और कुछ पूछना हो तो बताओ, नहीं तो हम क्लास शुरू करें अब। क्वेश्चन पेपर मिलता भी है, हाँ बिल्कुल मिलता है क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन पेपर आपको जो आंसर बुकलेट होती है, जो आपकी आंसर बुकलेट होती है, उस आंसर बुकलेट के एकदम पीछे चिपका होता है। उस आंसर बुकलेट के बेटा क्या होता है, पीछे चिपका होता है। कोई कुछ कह रहा है इधर, एक सेकंड में देख लेता हूँ। अंकित सरोज जी कह रहे हैं कि क्लास स्टार्ट किया जाए, स्टार्ट कीजिए क्लास। जी अंकित जी एक सेकंड रुके रहिए, कुछ पूछ रहे हैं ना? दो दो ऐप पे चल रहा है, गूगल मीट पे चल रहा है, वेबएक्स पे चल रहा है, सबका सुन रहा है ना भाई? समझ गए आप? अमन कुमार त्रिपाठी जी आप समझ गए, पेपर भी मिलता है अलग से भी, यूपी बिहार दोनों में होता है। सर जीके जी सब्जेक्ट वाइज वेटेज भी डिस्कस कर दीजिए। बेटा सब सब्जेक्ट का इक्वल वेटेज होता है, जितने भी सब्जेक्ट उसमें है सबका इक्वल वेटेज होता है। सौरभ झा, सबका इक्वल वेटेज है, किसी को भी ज्यादा तवज्जो नहीं दिया गया। यूपी में सब सबसे चार चार पांच क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इकोनॉमिक्स से 5 क्वेश्चन आएगा, हिस्ट्री से 5 क्वेश्चन आएगा, पॉलिटी से 5 क्वेश्चन आएगा, ऐसे करके सबसे पूछा जाता है। सेम उसमें भी होता है और बिहार में भी। तो इसलिए इसलिए हमको ये नहीं सोचना है कि हम अगर हिस्ट्री, अगर जीके जीएस में भी बहुत लोग हिस्ट्री में गुम हो जाते हैं, उसमें भी इमोशनल नहीं होना भैया कि अगर आप अकबर पढ़ने लगे तो अकबर पढ़ते पढ़ते आप मुमताज महल की तरह से आगरा की उसमें समा जाओ। नहीं, क्या करना है, बहुत एकदम एकदम रैशनल होकर के काम करना है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? हम तो आपको नोट भी देंगे, आपको लिखने में कुछ जरूरत नहीं है क्लास में। आज क्लास खत्म होते ही, आज क्लास खत्म होती है आपको क्या कर दिया जाएगा, आज क्या मतलब डेली जैसे क्लास खत्म होगी आपको क्या भेज दिया करेंगे, हम नोट भेज दिया करेंगे, आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। क्या नेटवर्क इश्यू हो रहा है? एक सेकंड सर, नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है। श्यामलाल पटेल जी शायद आपकी तरफ हो रहा है बाबू, और किसी को नहीं हो रहा है। कितने लोगों को नेटवर्क प्रॉब्लम हमारी तरफ से लग रहा है? कोई है जिसको हमारी तरफ से नेटवर्क इश्यू हो रहा हो? हिंदी लैंग्वेज में नोट्स मिल जाएगा ना सर? नो सर, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। जी सीएम सिंह जी बिल्कुल मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा, सबको मिल जाएगा। यस सर, नेटवर्क प्रॉब्लम है। यस सर, नेटवर्क प्रॉब्लम। बेटा नेटवर्क प्रॉब्लम आपकी तरफ से होगा, हमारी तरफ से नहीं है। समझ रहे हो शिवम सिंह जी? लेकिन बिहार मेंस में कितने पेपर होते हैं एक बार यूपी की तरह क्लासिफाई कर दीजिए। बिहार मेंस में देखो 3 होते हैं, ध्यान से सुनो। यूपी सॉरी, बिहार मेंस क्या, ध्यान से सुनो सब लोग। बिहार मेंस में बेटा होता है 3 ऑप्शनल पेपर होता है, ऑप्शनल। ये आपको खुद चूज करना होता है, ये आपको खुद चूज करना होता है। मतलब कि उसमें से 5 सेट ऑफ पेपर्स होंगे, 5 सेट ऑफ पेपर होंगे, 5 सेट ऑफ पेपर होंगे, सेट ऑफ पेपर्स। और उसमें से आपको कितने पेपर चूज करने होंगे, 3 ऑप्शनल, मतलब 3 सेट ऑफ पेपर चूज करने होंगे जिनको आप फेवरेट समझते हो अपना।
इज इट क्लियर टू एवरीवन? तो इसका मतलब 3 पेपर तो ये लॉ के हो गए, एक पेपर जीके का हो गया, एक पेपर जनरल साइंस का हो गया, पूरा पूरा पेपर, एक पेपर इंग्लिश का हो गया, एक पेपर हिंदी का हो गया। कितने पेपर होते हैं? 3 3 3 6 7। ठीक है अमन कुमार त्रिपाठी। प्रोसीजरल लॉ भी क्या कह रहे हैं? प्रोसीजरल लॉ भी होता है। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, प्रोसीजरल लॉ भी होता है, बिल्कुल सही। हाँ, प्रोसीजरल लॉ भी होता है, तो मैं भूल ही गया था। प्रोसीजरल लॉ का पेपर अलग होता है। अरे आईपीसी नहीं पूछा जाता है, आईपीसी पूछा ही नहीं जाता है। आईपीसी पूरे सिलेबस में ही नहीं है कहीं पे। समझ रहे हो सब लोग? थैंक यू। ओनली हिंदी इंग्लिश क्वालिफाइंग, हिंदी और इंग्लिश क्वालिफाइंग होता है, हिंदी और इंग्लिश क्वालिफाइंग होता है। अनु अनु आपको अभी वीडियो दिखाई पड़ रही है बेटा? अनु अनु आपको वीडियो दिखाई पड़ रही है? हिंदी इंग्लिश को अगर बेटा आप हिंदी इंग्लिश, पहला पेपर हिंदी इंग्लिश ही होता है। अगर आप इसको क्वालिफाई नहीं करोगे तो बाकी के पेपर में चेक ही नहीं होंगे। समझ रहे हो अनु? ओ सॉरी, अमन कुमार त्रिपाठी। इसलिए इनको क्वालिफाई करना बहुत जरूरी होता है। जब इनका पेपर चल रहा होता है तो कोई टाइट वाइट ऐसा नहीं, खूब नकल नकल कर करके इसको पास कर सकते हो। मतलब खूब उछल उछल कूद कूद करके अगर कोई होशियार बैठा हो आसपास तो खूब लिख लो। ठीक है अमन? लेकिन और बाकी के उसमें बहुत टाइट रहते हैं सब, कैमरा वैमरा एकदम ला करके तुम्हारे एकदम मुंह में डाल देंगे, ऐसा करके भी खड़े रहते हैं सब। हाँ हाँ, हाँ। अरे बीपीएससी भाई बहुत तगड़ा हो गया। इतना इतना चेकिंग यूपी वाले में नहीं होती है, बिहार वाले में बहुत चेकिंग होती है। आगे बात समझ सकते हो? अब आगे बढ़े, क्लास स्टार्ट करें। ओके, तो आज हम लोग जैसे कि हमने पहले ही आप लोगों को क्लास उसमें ग्रुप में बता दिया था कि आज हम डिस्कस करने वाले हैं पॉलिटी, और पॉलिटी का एक बेटा लेक्चर नंबर 1 है, पॉलिटी क्लास नंबर 1। आप लोग इस चीज को तो एकदम अच्छे से जानते होंगे, इंडिया जो है एक बहुत ही पुराना कंट्री है। मतलब कि इंडियन जो सिविलाइजेशन है कोई एक नई सिविलाइजेशन नहीं है अमेरिका की तरह से। अमेरिकन सिविलाइजेशन अभी बेटा 300-400 साल पुरानी है, लेकिन लेकिन जो इंडियन सिविलाइजेशन है वो हजारों साल पुरानी है। वो कितनी पुरानी है? हजारों साल पुरानी है। मतलब उसका कोई और छोर सही बताऊं तो नहीं होता है। ठीक है? तो इंडिया की जो पॉलिटी है, जब बेटे इंडिया की जो सोसाइटी है वही इतनी पुरानी है, तो इंडिया की जो पॉलिटी है वो भी तो, क्योंकि बेटा देखो, क्वालिटी होती क्यों है? क्वालिटी होती क्यों है? क्वालिटी होती है सोसाइटी को रन करने के लिए। क्वालिटी क्यों होती है? क्वालिटी होती है सोसाइटी को रन करने के लिए। सोसाइटी में एक कैसे रीजनेबल स्ट्रक्चर होगा, गवर्न होगा, कौन गवर्न करेगा, कौन गवर्न होगा, और कौन गवर्नमेंट होगा, कौन रूल करेगा, कौन रूलर होगा, सॉरी कौन रूलर होगा, कौन रूल्ड होगा, कौन किंग होगा, कौन सब्जेक्ट होगा, ये सब कौन डिसाइड करता है? बेटा पॉलिटी करता है। लेकिन ये पॉलिटी कब आती है? जब ये सोसाइटी आती है। तो इंडिया में सोसाइटी बेटा बहुत पहले से, एंशियंट समय से एग्जिस्ट कर रही है। तो इंडिया में जो पॉलिटी भी है वो भी क्या है? एंशियंट समय से चली आ रही है। इंडिया में जो पॉलिटी है वो एंशियंट समय से चली आ रही है। ठीक है? इंडिया की जो पॉलिटी, पहले तो जो इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस, जब हम हिस्ट्री की क्लास पढ़ाएंगे तो
हम आपको ये सब बताएंगे कि क्या इंडस वैली सिविलाइजेशन है, क्या हड़प्पा है, क्या मोहनजोदारो है, वहां से क्या मिला, वहां से उसकी खोज किसने की, दयाराम साहनी कौन थे, ये सारी चीजें हम आपको बताएंगे। लेकिन लेकिन फॉर द टाइम बिंग के लिए इतना जानो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज द फर्स्ट सिविलाइजेशन ऑफ इंडियन कॉन्टिनेंट, इंडियन सब कॉन्टिनेंट। उस समय भी उस समय की सोसाइटी को बेटा गवर्न करने के लिए, उस समय की सोसाइटी को रेगुलेट करने के लिए क्या था, पॉलिटी थी, जो एक स्ट्रक्चर था। उस सोसाइटी को गवर्न करने के लिए क्या था, एक स्ट्रक्चर था, और वो स्ट्रक्चर को, वो एंशियंट स्ट्रक्चर था, वो एंशियंट स्ट्रक्चर प्रोटो स्टेट था। वो क्या कैसा स्टेट था बेटा, प्रोटो स्टेट था। प्रोटो स्टेट का मतलब होता है कि स्टेट अभी अपने फुल फ्लेज फुल फॉर्म में नहीं आया था, अभी वो बन रहा था। इट वॉज इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग, इट वॉज नॉट मेड, कंप्लीट नहीं हुआ था। ये क्या था, इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग था। इज इट क्लियर टू एवरीवन? अब क्या होता है, इसके बाद बेटा आता है क्या, वैदिक समय आता है। क्या वैदिक टाइम आता है, वैदिक टाइम आता है बेटा 1500 बीसीई के आसपास। कब आता है, 1500 बीसीई के आसपास। कोई बताएगा हमको बीसीई क्या होता है, पूछा जाएगा बिहार वालों, आपके मेंस में पूछा जाएगा कि बीसीई का फुल फॉर्म बताओ, क्या बताओगे? बिफोर क्राइस्ट होता है। ओके, और कोई बताएगा? सर बिफोर क्राइस्ट इरा। ओके, और कोई? इधर नीति पांडे बोली है। बीसीई का बेटा फुल फॉर्म होता है, रिया श्रीवास्तव, बेटा बीसीई का फुल फॉर्म होता है, अभी अभी के कंटेक्स्ट में बता रहा हूं, बिफोर बिफोर कॉमन एरा, कॉमन एरा। क्राइस्ट क्राइस्ट भूल जाओ सब लोग, क्राइस्ट क्राइस्ट भूल जाओ सब लोग, क्या याद करो, बिफोर कॉमन एरा। पूछेगा आपके आपके बिहार में से पूछेगा, और आप लोग क्या लगा के चले आओगे, बिफोर क्राइस्ट एरा, और क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्या मार्क करके आओगे, बिफोर कॉमन एरा मार्क करके आओ, मार्क नहीं मतलब लिख के आओगे, मेन से पूछेगा एक नंबर में। तो ये बात मैं इरेज कर देता हूँ। खैर याद रखना सब लोग, ठीक है, ये छोटी छोटी चीजें आप मिस नहीं करना किसी को। तो क्या हुआ बेटा, जब 1500 बीसी के समय पे वैदिक समय आया, तो वैदिक समय में भी पॉलिटी को गवर्न करने के लिए उसने क्या किन किन चीजों की व्यवस्था बताई। ऋग्वेद आया, वैदिक एज में कौन कौन से वेद थे, कौन बताएगा? वैदिक एज में कौन कौन से वेद थे, वेद का नाम बताए, कोई बताएगा, कौन बताएगा? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ओके, और कोई? पुष्पलता बताओ, पुष्पलता। सर वो अथर्ववेद को छोड़कर तीनों को वेद त्रय के नाम से जाना जाता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पुष्पलता माइक ऑन करके बताओ कि चारों वेदों के नाम बताओ। पुष्पलता, आर यू देयर? पुष्पलता, इफ यू आर देयर देन प्लीज रिस्पॉन्ड। सर मैं लाइब्रेरी में हूँ, कोई बात नहीं पुष्पलता, फिर तो ठीक है। कि पांडे आप आंसर कीजिए, चारों वेदों का नाम बताइए। आकी पांडे, सर शर्मा अथर्व ऋग्वेद। ओके, चलो कोई बात नहीं। तो बेटा जब ये वैदिक एज चल रहा था, तो वैदिक एज में सबसे सबसे पुराना वेद कौन सा था? सबसे पुराना वेद था ऋग्वेद। जो बेटा ये ऋग्वेद था, जो ऋग्वेद था, ये मेंशन करता है दो तरह की सोसाइटी को, दो तरह के कंसेप्ट को। वो कंसेप्ट कौन कौन से थे, वो कंसेप्ट बेटा कौन कौन से थे? एक तो कहता है वो कि सभा थी, सभा थी, और दूसरी क्या थी, समिति थी। समिति। क्या थी? एक सभा और दूसरी समिति। इज इट क्लियर टू? और बेटा ये क्या थी, ये अर्ली फॉर्म ऑफ डेमोक्रेटिक असेंबलीज थी। ये क्या थी, अर्ली फॉर्म ऑफ डेमोक्रेटिक असेंबली। हम पॉलिटी समझ रहे हैं अभी, वी आर हियर
to understand the historical background and the introduction of polity, Indian polity. ये अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट पढ़ रहे हैं कि कैसे कैसे अपना जो अभी की पॉलिटी चल रही है इंडिया में, क्यों भारत में अभी भी जो नया पार्लियामेंट की बिल्डिंग बनाई गई उसमें क्यों वो राजदंड गाड़ा गया है बेटा, उसको उसकी हिस्ट्री पढ़ रहे हैं अभी हम लोग, उसका हम ब्रीफ इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं। इज इट क्लियर टू एवरीवन? हम सब कर दो सब लोग। तो बेटा ऋग्वेद में किस 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 चीज का मेंशन किया गया? नीति पांडे, दो चीजों का मेंशन किया गया है, एक सभा का और एक समिति का। ये सभा और समिति क्या थी? दे आर अर्ली असेंबलीज रिप्रेजेंटिंग डेमोक्रेटिक गवर्नेंस। क्योंकि बेटा उस समय सोसाइटी कैसी थी? उस समय सोसाइटी ट्राइबल टाइप की सोसाइटी थी, और ट्राइबल टाइप की सोसाइटी में आजकल या आज के 100 साल पहले या 50 साल पहले जो सोशल इनइक्वालिटी थी, ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, इस तरह की सोशल हायरार्की उतने रिजिड फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करती थी। समझ रहे हो? ट्राइबल थे, सब लोग इक्वल थे। क्या था? उन ट्राइबल में भी कुछ लोगों को गवर्निंग पावर दिया गया था और कुछ लोग गवर्न थे, और उनमें भी जो गवर्न थे उनकी एक अलग असेंबली बनाई गई थी, जो गवर्निंग थे उनकी अलग असेंबली बनाई गई थी। और ये क्या थी? अर्ली फॉर्म ऑफ असेंबली थी, यानी रूडिमेंटरी फॉर्म ऑफ असेंबली थी। एक कंसल्टेटिव गवर्नेंस को बेटा, कंसल्टेटिव, जैसे आज अपने अपने पार्लियामेंट में कोई लॉ बनाना होता है या अपने स्टेट लेजिस्लेचर में कोई लॉ बनाना होता है तो उसमें डिबेट होता है बेटा कि नहीं होता? होता है कि नहीं होता है? उसी तरह से ये सब में पहले डिबेट हुआ करती थी, बातें हुआ कर, डिस्कशन हुआ करते थे। इज इट क्लियर टू एवरीवन? अब क्या होता है? ऋग्वेद के बाद में बेटा क्या आता है? ऋग्वेद के बाद में आता है महाजनपद एज। क्या आता है? महाजनपद का टाइम आ जाता है। जब ये वैदिक एज खत्म होता है तो इसको मैं इरेज कर देता हूं, फिर बताता हूं। ध्यान से सुनो सब लोग, नोट्स दे दिया जाएगा, परेशान मत होना, नोट्स और अगर लिख ना पाओ कोई तो सबको नोट्स दे दिया जाएगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ये बात समझ रहे हो सब लोग? ये वो वाला सिस्टम नहीं है कि आपको बैठ करके मैं डिक्टेट करूंगा कि भैया आप डिक्टेशन लिखो आप, और बैठ करके आप लिखोगे और पसीने पसीने हो जाओगे कि आज सर जी ने बहुत पढ़ाया। ठीक है? तो वो काम नहीं करना आपको करना क्या है? अटेंटिवली सुनना है, और आपको कुछ लगता है कि अच्छा है तो उसको नोट डाउन कर लेना है। अगर कुछ अच्छा नहीं लगता है, कुछ नोट डाउन नहीं करना है। आपको क्या दे दिया जाएगा? टाइप्ड फॉर्म में हम मेहनत करेंगे। आप क्या मेहनत करोगे यार? जब हम मेहनत करने के लिए, लीगल नैरेटिव आपके लिए मेहनत करने के लिए बैठा है, तो आप क्यों मेहनत करोगे? इज इट क्लियर टू एवरीवन? कोई ऐसा है कि जो अभी भी मेहनत करना चाह रहा है हमारे होते हुए भी? बेटा हमारे होते हुए मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है। मेहनत और करने की सोचना उतना मत ना जायज में। ठीक है? बहुत बढ़िया। अब क्या आता है? जब वैदिक एज बेटा खत्म हो रहा था, वैदिक एज खत्म हुआ तो क्या आया? महाजनपद का टाइम आया। महाजनपद का टाइम आया। जनपद मतलब होता है पीपल्स। बहुत बहुत बड़े बड़े, महा मतलब होता है कोई बहुत बड़ी चीज, बिग। पीपल का जब बहुत बड़ा बड़ा कॉन्ग्रीगेशन होने, बहुत बड़े बड़े स्टेट होने लगे तो उनको महाजनपद कहा गया। और ये कब हुआ? ये 600 बीसी के आसपास हुआ। 600 बीसी। प्रीति पांडे माइक ऑन करके बताओ, बीसी का फुल फॉर्म बताओ तुम। प्रीति पांडे माइक ऑन करके। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो बेटा क्या हुआ? अब महाजनपद का समय आता। महाजनपद में बेटा क्या आया? महाजनपद में छोटे छोटे स्मॉल रिपब्लिक्स बनाए गए। रिपब्लिक्स एक सेकंड मुझे पूछने दो किसी से। अर्नो आप बताओ, गूगल मीट पे अर्नो है, अर्नो बताएंगे रिपब्लिक का बेटा मतलब क्या होता है? अर्नो क्या क्या क्या, क्या कह रहे हो? फिर से बोलो भैया। हेड ऑफ द स्टेट और हु इज इलेक्टेड।
मतलब ऐसा स्टेट जिसका हेड इलेक्ट किया जाता है, हेड ऑफ द स्टेट हु इज इलेक्टेड नहीं होता है। समझ रहे हो? तुम बोलना सही चाह रहे हो बट बोल नहीं पा रहे हो, तुम सही समझ सही रहे हो, बहुत बढ़िया। कात्यायनी, आप बताओ रिपब्लिक का क्या मतलब होता है? कात्यायनी। कात्यायनी, आर यू देयर? कात्यायनी तो रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रही, देख रहे हो? कात्यायनी गुस्सा होकर के क्लास में बैठी है। कोई बात नहीं कात्यायनी, गुस्सा रहो तुम। आप बताएंगे हमको, कौन बताएगा? ये ज्योति बताएंगे। ज्योति, ज्योति आप बताओ बेटा, रिपब्लिक का मतलब क्या होता है? Sir, ज्योति, वेबेक्स, हाँ बताओ। it means the head of the state is elected. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। Of the state. नहीं नहीं, बहुत बढ़िया, सही है, सही है, तुम सही बता रही हो। तो बेटा क्या हुआ, स्मॉल, उस समय क्या चल रहे थे? स्मॉल, छोटे छोटे रिपब्लिक। अभी इंडिया तो बेटा बहुत बड़, अरे मीनिंग नहीं पूछ रहे हैं हम अंकित सरोज, हम उसकी हिंदी मीनिंग नहीं पूछ रहे, गणतंत्र उसका ये मीनिंग नहीं पूछ रहे जी। हाँ देखो, बहुत बढ़िया, श्रद्धा दुबे जी ने गूगल से छाप दिया एकदम, बहुत बढ़िया श्रद्धा, बहुत बढ़िया, ऐसे ही करना था। क्या हुआ, क्या हुआ बेटा? स्मॉल रिपब्लिक मतलब छोटे छोटे रिपब्लिक, ठीक है। और इनको क्या कहा गया, इनको क्या कहा गया बेटा, कोई बताए? इनको बेटा कहा गया गण संघ। क्या कहा गया? गण संघ कहा गया, गण संघ, GAN गण संघ, हिंदी में ऐसे लिखते हैं इसको, गण संघ। Is it clear to everyone? Is it clear to everyone? अब क्या हुआ, जो उस समय कौन कौन से बहुत बड़े बड़े महाजनपद हुआ करते थे, जिसमें से था मगध। मगध का नाम सुने हो सब लोग? मगध का नाम कितने लोग थम्स अप करो? अर्नव सुने हुए हैं, और कोई नहीं सुना हुआ है? उसी समय बेटा कौशल भी था। कौन? तुम अर्नव कुछ बोलना चाह रहे हो क्या? अर्नव, आपका माइक कौन है, आप कुछ बोलना चाह रहे हो? जिसको कुछ बोलना ना हो प्लीज अपना माइक ऑफ करके रखिए, प्लीज म्यूट करके रखिए। मगध था, कौशल था, वैशाली था, वैशाली, ऐसे ऐसे करके कितने महाजनपद थे? 16 महाजनपद थे, 16 महाजनपद। और उसी 16 में से बेटा एक महाजनपद था जिसका नाम था लिच्छवी, 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 ठीक है। ली आधा चा, यानी आधा चा को CH और फिर CHH, ठीक है, और AVN, लिच्छवी। इज इट क्लियर? तो लिच्छवी क्या था? लिच्छवी वॉज फेमस। लिच्छवी क्या था बेटा? फेमस था। किस चीज के लिए, किस चीज के लिए? अर्लीस्ट डेमोक्रेटिक गवर्नेंस के लिए। इज इट क्लियर टू एवरीवन? लिच्छवी था, वो किस लिए फेमस था? अर्लीस्ट डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के लिए फेमस था। समझ रहे हो सब लोग? इतनी बात सबको समझ में आ गई है? अरे भैया थम्स अप कर दो यार, ये वेबएक्स वाले तो थम्स अप ही नहीं कर रहे हैं, गुस्सा हो गए, बैठ गए सब। आप लोग थम्स अप करना नहीं जान पा रहे हो क्या उसमें, कि थम्स अप कैसे करते हैं? चलो बहुत बढ़िया। अब क्या हुआ भैया, ये महाजनपद का समय बीत चुका है। महाजनपद का समय बीतने के बाद में क्या, कौन आने लगे? मौर्यों का उदय होता है। मौर्य का उदय होता है। किसका? मौर्य का, मौर्यास, मौर्य का उदय आता है। और मौर्यन एम्पायर बेटा कब से कब तक चला? मौर्य एम्पायर कब से कब तक चला? ये चला बेटा 322 BCE से
185 BCE तक चला। और इस बीच में बहुत ही अच्छे शासन व्यवस्था की, बहुत अच्छी पॉलिटी की व्यवस्था की गई। और वो पॉलिटी कैसी थी? सेंट्रलाइज्ड थी। कितने लोगों ने चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, इन लोगों का नाम सुना है? कितने लोगों ने सुना? तुम सब करो। तो बेटा ये लोग जो थे, ये लोग क्या थे? सम्राट थे। और इन सम्राटों ने सारी पावर किसके हाथ में कर ली? अपने हाथ में कर ली। और ये सेंट्रलाइज्ड पॉलिटी की व्यवस्था करते हैं। लेकिन जब चंद्रगुप्त मौर्य ने सेंट्रलाइज्ड पावर की व्यवस्था की, लेकिन उसका जो आया पोता है, ग्रैंडसन आया अशोक का, इसने क्या किया? डिसेंट्रलाइज, थोड़ा थोड़ा डिसेंट्रलाइज करने को की। और इसने बहुत सारे क्या लगाए? पिलर लगवाए, जिन्हें हम अशोकाज स्तंभ कहते हैं। और अशोका के जो पिलर थे बेटा, सब लोग समझ रहे हो ना? अशोका ने अपने इस पिलर्स पे बहुत सारी चीजें बताई हैं, जिसमें उसने मॉरल, इथिकल और नॉन वायलेंट गवर्नेंस की बात की। अरे बेटा ये सब क्या थे? पॉलिटी का हिस्सा। ये सब क्या थे? पॉलिटी का हिस्सा थे। ये बात समझ में आई सबको? इंडिया में अभी भी जो इंडिया का जो राष्ट्रीय चिन्ह है, इंडिया का बेटा जो राष्ट्रीय चिन्ह है, उसपे वो क्या है? अशोक स्तंभ है। कितने लोग ये जानते हैं वाली बात? बदल गया है सर अब। बदल गया? अशोक स्तंभ बदल गया हाँ बदल गया है। है? है? कब बदला? नहीं अब क्या हो गया? लंबा सा है कुछ उसका नाम। सेनगोल? अरे यार, अरे राष्ट्रीय कहाँ की बात तुम कहाँ ले जा रही हो यार? तुम उमा जायसवाल, तुम नहीं हम तुम बहुत बायस्ड ओपिनियन रख रही हो। ये ठीक बात नहीं है। हाँ, हम राष्ट्रीय प्रतीक की बात कर रहे हैं। राष्ट्रीय प्रतीक वो अभी भी अशोका का वो पिलर है, ऐसे जो शेर बने होते हैं ना, ऐसे 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 देखी होगी, चारों तरफ ना। वही है। पार्लियामेंट में जो लगाया गया वो सेनगोल है। वो राष्ट्रीय प्रतीक नहीं है बाबू। अच्छा समझ रही उमा जायसवाल? नहीं उस पे बना था तो हमको लगा वो लोग चेंज कर दिया क्या। अरे नहीं जी, हम उसको पढ़े नहीं थे मतलब ऐसे ही। नहीं, जब तक देखिए, यही कहते हैं ना। आपने वो एक बात कहते टाइम अपने कहा बीजेपी की वजह से बदल गया। यही बेटा होता है बायस्ड ओपिनियन। आपने पढ़ा भी नहीं है, आप ये चीज को एडमिट कर रही हो कि आपने पढ़ा भी नहीं है। आपको आप ये भी एडमिट कर रहे हो कि आपको उसके बारे में पता नहीं है। बीजेपी गवर्नमेंट आपने वर्ड यूज किया ना? नहीं मतलब ये बायसनेस बेटा शो करता है कि नहीं करता? नहीं ये आप बोले हैं तो हम हमको लगा एक सेकंड, हम लीगल प्रोफेशन में जा रहे हैं। हम जज बनेंगे कल को। हम क्या स्टेट को रिप्रेजेंट करेंगे? हम किसी पार्टी के प्रति में, हम किसी पार्टी के न फेवर में बात करेंगे ना उसके हम अगेंस्ट में बात करेंगे। इज इट क्लियर हुआ? कभी भी सब लोग एकदम ध्यान से सुनो। कभी भी किसी को बायस्ड नहीं होना है। आपका पॉलिटिकल व्यू आपके एकेडमिक्स को कभी भी इन्फ्लुएंस नहीं करना चाहिए। समझ रहे हो ना सब लोग? एकेडमिक्स अलग चीज है बाबू, समझो बात को। आपको दिखना होगा कि यू आर अनबायस्ड, भले ही अंदर से कितने भी बायस्ड रहो, लेकिन आपको दिखना होगा कि आप अनबायस्ड हो। लेकिन उमा जायसवाल का तो दिख जाता है कि बायस्ड है। सॉरी उमा, सॉरी। अरे सर आप भी ओपिनियन रख रहे हैं हमारे बारे में। नहीं जी नहीं, एकदम ओपिनियन नहीं रख रहे हैं। मैं तो अभी जो आपके सामने, मैं तो प्रैक्टिकल है तो रिकॉर्ड हो रहा है, आपके रिकॉर्डिंग सुन लेना कि आपने क्या बोला। चलो कोई बात नहीं। हाँ देखो, अब दूसरी चीज, अब क्या हुआ? वो अशोक का वो अपनी इंडियन पॉलिटी को, इसका मतलब बेटा अभी भी वो इन्फ्लुएंस कर रहा है।
इंडियन पॉलिटिक्स को क्या कर रहा है, इन्फ्लुएंस कर रहा है। कहीं पर भी बात होती है, कहीं पर भी बात होती है तो बात क्या आता है कि अशोक ने कलिंग वार के बाद में क्या कर लिया था, अहिंसा का धर्म, अहिंसा का रास्ता अपना लिया था। कितने लोगों को ये बात पता है कि अहिंसा का रास्ता अपना लिया था उसने कलिंग वार के बाद। इसी को कहते हैं कि 100 चूहा खा करके बिल्ली हज को चली। इसने लाखों लोगों को मार दिया जब, तो इसने कहा आप तो अहिंसा करते हैं, चलो। तो ये बात थी। और उसके ये चीज भी अभी भी इंडियन पॉलिटी को अभी भी वो इम्पैक्ट करती है। इंडिया में भी अभी भी लोग अहिंसा को मानते हैं। इज इट क्लियर टू एवरीवन? महात्मा गांधी जी भी क्या अहिंसा के पुजारी थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने पॉलिटिकल अपने इसको हिस्ट्री को रीड किया था। इज इट क्लियर टू एवरीवन? अब क्या बात आती है, ये तो एंशिएंट हो गया। इसी के बाद में गुप्ताज आते हैं। कौन? गुप्ताज। मौर्यास के बाद में बेटा गुप्ताज आते हैं। अब गुप्ता को क्या कहा जाता है, गोल्डन एज कहा जाता है। इस गोल्डन एज में भी बेटा क्या हुआ, बहुत ज्यादा ही पॉलिटिक्स को सेंट्रलाइज कर करके, और बहुत ही ज्यादा अच्छे समुद्रगुप्त का नाम सुना होगा आप लोगों ने, नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा जाता है उसको। कितने लोगों ने सुना ये बात? सर स्मिथ ने कहा था। अरे वाह, देखो सुचेता को पता है कि स्मिथ ने कहा था। समझ रहे हो? ऐसे रट लेना है, सुचेता से सीखना होगा सबको कि सब कुछ रट्टा मार के बैठे रहना है। ठीक है? तो इसने भी सेंट्रलाइज उसकी क्या की, स्थापना कर दी और भारत को एकीकृत करने का काम किया। अब इनकी भी जो पॉलिटी थी वो बेटा किसको इन्फ्लुएंस करती है, आज की पॉलिटिकल सिस्टम को इन्फ्लुएंस करती है। अब क्या हुआ, ये सब बीत गया, फिर आता है क्या, इस्लामिक पीरियड। अब इस्लामिक पीरियड में भी जो मेन इन्फ्लुएंस होता है बेटा वो दिल्ली सल्तनत का होता है। ये कब से कब तक चलते हैं, 1206 से 1526 तक चलते हैं। दिल्ली सल्तनत में भी आप लोगों ने सुना होगा कुतुबुद्दीन ऐबक, इन सबका नाम सुना है? कितने लोगों ने सुना है? सर 1206 से 1211। बहुत बढ़िया सुचिता, बहुत बढ़िया। वाह, अंकित जी ने सुना है, अंकित सरोज जी ने सुना है। तो बेटा दिल्ली सल्तनत में भी क्या पॉलिटिकल सिस्टम को ये सब क्या थे, गुलाम वंश थे। गुलाम वंश के बाद में धीरे धीरे बढ़ता बहुत सारे वंश, 4-5 वंश हुए। और फिर उसके बाद में बेटा लोधी वंश में इनका क्या हो जाता है, खात्मा होकर के कौन सा शासन आता है, मुगल का आते हैं। मुगल कब से कब तक चलते हैं, 1526 से 1857 तक चलते हैं। कब तक चलते हैं, 1526 से 1857। अब मुगल में एक शासक था जिसका नाम था अकबर। कितने लोगों ने अकबर का नाम सुना है? बेटा जो अकबर था उसको माना जाता है वन ऑफ द ग्रेटेस्ट किंग ऑफ इंडिया। उसने इंडिया में सेकुलरिज्म को प्रमोट किया, सेकुलरिज्म। ये सारे धर्मों को समान मानता था। इसने एक नीति चलाई थी, सुलह ए कुल। क्या, कौन सी नीति चलाई थी, सुलह ए कुल। इसका मतलब होता है यूनिवर्सल पीस। बेटा सुलह ए कुल यूनिवर्सल पीस जो होता है ना बेटा, ध्यान से सुनो सब लोग। ये सुलह आज भी आर्टिकल 51, कितने लोगों ने पढ़ा है आर्टिकल 51 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? नीति पांडे, आर्टिकल 51 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या कहता है? हाँ जी, बीपीएसपी है, लेकिन वो कहता क्या है?
इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी की बात करता है, और वो इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी क्या है, वो यही है, यहां से यूनिवर्सल पीस और सिक्योरिटी। इसका मतलब आज भी इंडियन पॉलिटी को अकबर की सुलहकुल की नीति को क्या कर रही है, इंपैक्ट कर रही है। आप समझ रहे हो सब लोग, समझ रहे हो ना, मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं अभी मैं पॉलिटी का इंट्रोडक्शन बता रहा हूं। इज इट क्लियर टू एवरीवन? समझ रहे हो ना सब लोग, कम सपोर्ट कर दो यार अगर समझ रहे हो तो। ये वेबएक्स वाले थम्स अप नहीं कर रहे हैं, ना वैष्णवी कर रही, ना उमा, ना तनु, ना सुचेता कर रही है, सोनाक्षी, ये लोग कर ही नहीं रहे, ये लोग गुस्सा होके बैठे हुए हैं सब। ऐसे थोड़ी ना होता है। अब क्या हुआ, अब 1857 की बेटा क्रांति हो जाती है, 1857 की क्या हो जाती है, क्रांति हो जाती है। 1857 को की क्रांति को फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस किसने कहा, किसने कहा बताओ, कोई बताओ जल्दी से, चेता बताओ बेटा क्या हुआ, तुम क्या चुप हो गई। सबसे पहले उसको फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस वीर सावरकर ने कहा, किसने कहा, वीर सावरकर ने कहा। इसी के बाद से बेटा, इसी के बाद से मुगल शासन क्या होता है इंडिया में, खत्म हो जाता है। इसके बाद से बेटा क्या हो जाता है, मुगल शासन खत्म हो जाता है। और किसका शासन स्टार्ट होता है, 1858 से ब्रिटिश क्राउन का शासन स्टार्ट होता है, ब्रिटिश क्राउन। हम हिस्ट्री नहीं पढ़ रहे अभी, हम पॉलिटी पढ़ रहे हैं, इसलिए हम उसमें घुस नहीं रहे अभी। इज इट क्लियर टू एवरीवन? अब हम ब्रिटिश पर पहुंच चुके हैं, और अपना इंडियन लीगल सिस्टम, अपना इंडियन बेटा इंडियन लीगल सिस्टम मेनली किस पर बेस्ड है, मेनली किस पर बेस्ड है, ब्रिटिश सिस्टम पर बेस्ड है। मेनली किस पर बेस्ड है, सौरभ झा माइक ऑन करके बताओ, मेनली बेटा किस पर बेस्ड है, ब्रिटिश सिस्टम। ब्रिटिश सिस्टम पर बेस्ड है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको डिटेल में पढ़ेंगे। अभी तक हम क्या कर रहे थे, अभी तक हम क्या कर रहे थे, ऊपर ऊपर से बेटा पढ़ रहे थे, लेकिन अब हम क्या पढ़ेंगे, अंदर घुसेंगे और खूब अच्छे से पढ़ेंगे। आप लोग कुछ कुछ चीजें क्या करोगे, कुछ कुछ चीजें बेटा क्या करोगे, नोट कर लिया करोगे, करोगे नोट की नहीं करोगे। अब ध्यान से पहले सुनो सब लोग, ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड समझ में आ गया यहां तक, अगर समझ में आ गया तो एक बार थम्स अप कर दो सब लोग। बहुत बढ़िया। ब्रिटिश जब इंडिया में आए बेटा, ब्रिटिश का शासन इंडिया में दो तरीके का शासन रहा है। कितने तरीके का, दो तरीके का। एक तो कंपनी रूल रहा है, कंपनी रूल, ये कब से कब तक चला है वो बताता हूं अभी। और दूसरा चला है क्राउन रूल, क्राउन रूल। कितने तरीके का रूल बेटा, दो तरीके का रूल, एक कंपनी रूल और दूसरा क्राउन रूल। कंपनी रूल कब से कब तक चला है, 1773 से लगा करके कब तक चला है, 1858 तक चला है। और क्राउन कब से कब तक चला है, 1858 से 1947 तक चला है। इज इट क्लियर टू एवरीवन, इज इट क्लियर टू एवरीवन? दो तरीके का ब्रिटिश, ब्रिटिश के जो यहाँ पे रूल रहा है, ब्रिटिश रूल, कंपनी रूल, ऐसे बना लो सब लोग मन करे तो। इंडिया में, इंडिया में जो ब्रिटिश का शासन रहा है वो दो तरीके का रहा, एक तो कंपनी के द्वारा शासन किया गया, एक क्राउन के द्वारा। क्राउन मतलब होता है डायरेक्ट, हाँ शिवांगी सोनकर आप हैंड रेज के बोलो। क्या कह रही हूँ, अरे यार गूगल मीट ऑन था, यही प्रॉब्लम है, इसीलिए कह रहा हूँ कि उस पर ज्वाइन किया करो सब लोग। खिसकाते हैं, अगर दिख गया तो दिख गया, दिखा भी नहीं दिखा। हाँ सर अब सही है। बहुत बढ़िया।
दो तरीके का रूल ब्रिटिश का। देखो, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ये कंपनी रूल मतलब द ईस्ट इंडिया कंपनी रूल। ब्रिटिशर्स की जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी बेटा, किस सन में फॉर्म हुई थी, ये सब नोट करते जाना। 1600 में फॉर्म हुई थी, 1600 एडी में। और इसको इस्टेब्लिश करने का चार्टर था बेटा, वो ब्रिटिश के उस समय के क्राउन ने किया था। इज इट क्लियर टू एवरीवन? समझ रहे हो? अब ब्रिटिश का जो ब्रिटिश क्राउन था उस समय का 1600 का, उसने क्या किया था, चार्टर इश्यू किया था टू फॉर्म ईस्ट इंडिया कंपनी which had a exclusive right, क्या, which had exclusive right, exclusive right to trade with ईस्ट। क्यों ईस्ट? क्योंकि बेटा जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन वो हमारे हमारे वेस्ट में पड़ता है, ये हम है यानी इंडिया, और ये हमारे वेस्ट में पड़ता है और हम इनके ईस्ट में पड़ते हैं। यानी ईस्ट की तरफ जितनी भी टेरिटरी थी उनकी तरफ जो ट्रेड करने का राइट मिला, किसको मिला, ईस्ट इंडिया कंपनी को मिला। इज इट क्लियर टू एवरीवन? 1600 में किसके द्वारा, चार्टर के द्वारा। चार्टर मतलब क्या होता है, कौन बताएगा, नीति पांडे बताओ। देर देर को आते हैं लोग, क्या, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बंडल ऑफ राइट्स, बंडल ऑफ राइट ग्रांट करने का एक क्या होता है, रॉयल ऑर्डर होता है। एक रॉयल ऑर्डर होता है जिसमें बंडल ऑफ राइट दिए जाते हैं, एक्सक्लूसिव राइट कई बार दिए जाते हैं, और बताया जाता है कि तुम ये चीजें कर सकते हो। क्या किया आपने, ऐसे 1 2 इन्यूमरेट कर दिया जाता है, इन्यूमरेट कर दिया जाता है बंडल ऑफ राइट्स के कि तुम ये चीजें कर सकते हो। तो 1600 का बेटा जो चार्टर था, कब का, 1600 का जो चार्टर था, उसने क्या कर दिया, इसको एक्सक्लूसिव राइट दे दिया। अब क्या होता है, ये आती है कौन, ब्रिटिश कंपनी आती है 1600 एडी से लगा करके, और यहाँ पे क्या करती है, ट्रेड करती है। क्या करती है, ट्रेड करती है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ट्रेड के रूप में आते हैं और धीरे 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 ये 1757 में प्लासी का बैटल लड़ते हैं, बैटल ऑफ प्लासी 1757 में, बैटल ऑफ प्लासी। बात समझ रहे हो सब लोग, कितने लोग समझ रहे हो वाली बात? दिव्यांशु, दिव्यांशु आर यू देयर? जी सर। बेटा समझ आ रहा है? जी सर। हाँ, निहारिका निगम को समझ आ रहा होगा। तनु, तनु आप बताओ, आपको समझ आ रहा है? तनु, तनु आर यू देयर? शिवम आपको समझ आ रहा है? शिवम सिंह गूगल मीट पर ज्वाइन, शिवम सिंह, बहुत बढ़िया। मेघा रानी आपको, यस सर। बहुत बढ़िया मेघा, बहुत बढ़िया। वर्षा नारायण, बहुत बढ़िया। वर्षा कहाँ एडमिशन लिया तुमने? अच्छा, मार्क्स कम थे क्या बेटा? तुम्हारा तो नंबर ज्यादा आना चाहिए था। इतनी होशियार थी तुम, सब पिछला टेस्ट भी अटेंड क्या करती थी। चलो कोई बात नहीं। अब क्या हुआ बेटा, ध्यान से सुनो सब लोग, ध्यान से सुनो सब लोग। अब ये जो 1757 में बैटल ऑफ प्लासी हुआ, तो क्या किया, इसमें ब्रिटिशर्स जीत गए, जीत गए। और जब जीते तो इनको लगा कि अब तो हम जीत सकते हैं सबको, तो इन्होंने 1764 ईस्वी में क्या लड़ा, बैटल ऑफ बक्सर। बक्सर लड़ा।
और बैटल ऑफ बक्सर में इन्होंने हरा दिया, अच्छे अच्छे को हरा दिया, समझ रहे हो। और फिर 1765 ईस्वी में इनको बेटा क्या मिल गया, 1765 में संधि इलाहाबाद की। हाँ बिल्कुल, इलाहाबाद की संधि जिसको ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद कहते हैं, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। इनको कौन सा राइट मिला बेटा, किसको मिल रहा है, सब अभी कंपनी को मिल रहा है। ये ट्रेड करने के लिए आए थे, जैसे होता है ना कि किसी को बैठने की जगह दे दो ना तो लेटने लगता है, किसी को उंगली पकड़ा दो तो हथौड़ी पकड़ लेता है। तो देखे हो ना कितने लोगों के साथ ये वाला बात हुआ है कि किसी को अगर नोट मांगे, जैसे आप सब लोग ग्रेजुएशन तो किए होंगे, लॉ किए होंगे, BLLB वगैरह या LLB किए होंगे, तो उसमें देखे होंगे कि कुछ लोगों को नोट्स दे दो तो तुम नोट दिए होगे, 1 पेज का वो पूरा कॉपी है तुम्हारा, फोटो कॉपी करवा के बांट देंगे सबको। वो है ना, कितने लोगों के साथ हुआ है, सब करो। वही वाला हाल था भैया। इनको क्या हो गया, आए थे ट्रेड करने, अरे क्या कर रहे हैं अब, जहां ट्रेड कर रहे थे उसी के राजा बनने लगे। ठीक है, तो 1765 में इनको क्या मिल गया, बेटा, दीवानी राइट मिल गया। क्या मिल गया, दीवानी राइट। दीवानी राइट कहाँ कहाँ का मिला बेटा, दीवानी राइट का मतलब कौन बताएगा हमको, दीवानी राइट का मतलब कौन सी की बताओ बेटा, क्या होता है। कौन की बेटा, बिल्कुल, ओवर रेवेन्यू एंड सिविल जस्टिस, रेवेन्यू से रिलेटेड मैटर और सिविल जस्टिस से रिलेटेड मैटर। सिविल जस्टिस, रेवेन्यू और सिविल जस्टिस से रिलेटेड मैटर को गवर्न करने का अधिकार किसको दे दिया गया बेटा, कंपनी को दे दिया। किसके द्वारा, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के द्वारा। कहाँ का, किस टेरिटरी के ऊपर, अरे जहां जिस जुडिशरिया की प्रिपरेशन कर रहे हो, बिहार जुडिशरी, बिहार का दे दिया गया। और कहाँ का दे दिया गया, बंगाल का दे दिया गया। और कहाँ का दिया गया, उड़ीसा का दिया गया। 100 में संख्या आई है कि नहीं आई है क्लास में, 100 में संख्या आ रही है, 100 में संख्या उड़ीसा क्लियर की, उसके यहाँ का भी ले लिया गया, बंगाल का भी लिया, बिहार का भी ले लिया गया। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। इज इट क्लियर टू दिव्यांशु, समझ आ रहा है सबको, कुछ लगता है समझ पा रही हो बेटा। जी। जितने लोग समझ पा रहे हो थम्स अप कर दें, और जितने लोग ना समझ पा रहे हो हैंड रेज करें। जितने लोग ना समझ पा रहे हैंड रेज करें और क्वेश्चन पूछे। कोई अगर ना समझ पा रहा हो कोई चीज, सर रिकॉर्डिंग कहाँ मिलेगी, बेटा सिंघवी है, जो भी है नाम आपका है। आप लोग थोड़ा अपना नाम यार सही लिखा करो यार, ऐसे पता नहीं चलता, क्यों छिपाते हो नाम, कोई चोरी करके भाग गए हो क्या, नाम थोड़ा सही सही लिखा करो आप लोग, ठीक है, ताकि हमको बोलने में थोड़ा दिक्कत ना हो। इज इट क्लियर टू एवरीवन। तो रिकॉर्डिंग आप लोगों को मिल जाएगी, कल मिलेगी, लेकिन ठीक है, आपके ग्रुप में भेज दिया जाएगा रिकॉर्डिंग, आपके व्हाट्सएप ग्रुप में लिंक भेज दी जाएगी। लिंक पे क्लिक करोगे, आपके सामने जैसे अभी चिल्ला रहा हूं फिर चिल्लाने लगूंगा, ठीक है, लिंक पर क्लिक करने के बाद, ठीक है। तो क्या हुआ, उसको दे दिया गया ऐसा राइट। अब क्या होता है बेटा, अब क्या होता है, तो कंपनी रूल बेटा शुरू हो गया कब, 1765 में, 1765। अब देखो ध्यान से देखना सब लोग, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मिस हो गया तो समझ लो गया काम। सेवनटीन 1765 में इसको मिला, कहां पे, बिहार में, और कहां पे, बंगाल में, और कहां पे, उड़ीसा में। किस चीज का मिला, दीवानी राइट मिला, दीवानी राइट मिला। अब बेटा जब इनको दीवानी राइट मिला,
भैया ये बताओ कि जो कंपनी है, मान लो आपने एक कंपनी खोली, मान लो कि कृपा संजय पांडे ने एक कंपनी खोली जिसका नाम रखा लीगल नैरेटिव। बेटा उस कंपनी को रेगुलेट करने के लिए उस कंपनी को रेगुलेट भी करना पड़ेगा ना। अगर अपने मनमानी छोड़ देंगे तब तो कुछ भी करेंगे, उसके जो अधिकारी कर्मचारी होंगे जिसको मैं हायर करूंगा, मान लो मैं किसी को पढ़ाने के लिए रखा हुआ हूँ नौकरी पर, तो अपनी मनमानी करने लगेगा, वो मुझसे पूछेगा ही नहीं कोई काम करने से पहले। होगा कि नहीं होगा? सब लोग जिनको लगता है कि होगा ऐसा। अगर किसी को मैंने मान लो कंटेंट क्रिएटिव के रूप में लग रखा तो भी तो अपने मनमानी करने लगेगा ना। तो क्या हुआ बेटा कि जब ये दीवानी राइट किसको मिला? दीवानी राइट किसको मिला है? अभी कंपनी को मिला है। किसको मिला है? कंपनी को मिला है। तो बेटा कंपनी को राइट मिला तो इसका मालिक कौन? इसका मालिक ब्रिटिश गवर्नमेंट। ब्रिटिश गवर्नमेंट को लगा कि भैया कंपनी के पास तो टेरिटरी हो गई है, अब ये तो खुद राजा हो गया, अब ये खुद राजा बन जाएगा तो मुझको तो समझेगा नहीं। तो मुझको अगर समझेगा नहीं तो क्या कर दो? इसके ऊपर लगाम लगा दो। इसके ऊपर क्या लगा दो? लगाम लगा दो। इसका मतलब इसको क्या करो? रेगुलेट करो। अब बेटा रेगुलेट करना मतलब दिव्यांशु बताओ, रेगुलेट करना मतलब लगाम लगाना। और रेगुलेट करने के लिए क्या आया? रेगुलेटिंग एक्ट आया। रेगुलेटिंग एक्ट कब बनाया? कंपनी को कब डर लगा? 1773 में। इज इट क्लियर टू एवरीवन? जब कंपनी के पास बेटे टेरिटरी आ गई, किसके? ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के बाद में कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा की टेरिटरी आई दीवानी राइट के साथ, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को लगा अबे ये तो निकल गया वक्त से, इसको क्या करना होगा? इसकी नकेल कसनी होगी, इसको रेगुलेट करना होगा। और उसने क्या बना दिया? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 बना दिया। क्या बनाया कौशिकी? आवाज दो, क्या बनाया? बेटा रेगुलेटिंग एक्ट क्यों बनाया गया? रेगुलेट करने के लिए बनाया गया। इसमें कौन कौन से प्रोविजन होंगे? वो प्रोविजन होंगे जो रेगुलेट करते होंगे। इसका मतलब इसमें कौन कौन से कैसे प्रोविजन होंगे? इसमें ऐसे प्रोविजन होंगे कि इनकी जवाबदेही कंपनी की जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी किसके ऊपर रहे? ब्रिटिश क्राउन की रहे। क्या? अकाउंटेबिलिटी। समझ रहे हो सब लोग कि नहीं समझ रहे हो? ये बताओ। यस सर। सब लोग को समझ आ रहा है? वर्षा नारायण बेटा आपको समझ आ रहा है? बहुत बढ़िया। और सौरभ झा बोल ही नहीं रहे किनको समझ आया कि नहीं आया। यस सर। और ये धीरज पाठक, सो गए भैया का? नो सर, ये सर समझ आ रहा है सर। हाँ बहुत बढ़िया। दिव्यांशु को तो आएगा नहीं बाबू, आपको समझ आ रहा है? Yes, sir. बहुत बढ़िया। सब लोग एकदम समझते रहो। तारिका सिंह, शाश्वत त्रिपाठी, सोनाक्षी कश्यप, वैष्णवी सिंह, सब लोग समझते रहो एकदम बेटा। तो मैंने क्या बताया कि रेगुलेट करने के लिए क्या है? रेगुलेटिंग एक्ट है। अब बेटा मैं क्या बात कर रहा हूँ? रेगुलेट करने की। क्या बात कर रहा हूँ? रेगुलेट कर। तो रेगुलेट करने के लिए अब ये कौन सा पहला नंबर का एक्ट था? कैसा पहला एक्ट था ऐसा? तो ये सब इसको क्या कहेंगे? फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स regulation, towards regulating the conduct of company। अब समझ पा रहे हो ना कि क्यों इसको फर्स्ट स्टेप कहा गया? सब लोग समझ रहे हो ना? ब्रिटिश गवर्नमेंट को डर लग गया कि भैया इसके पास टेरिटरी हो तो भाग जाएगा, हमारे हाथ से निकल जाएगा, तो नकेल कस दो। ठीक है? इसने इस एक्ट ने पहली बार अभी तक इस रेगुलेटिंग एक्ट के पहले ये कंपनी कैसी थी? एक ट्रेडिंग कंपनी थी। कैसी कंपनी थी बेटा कौशिकी? कैसी कंपनी थी? ट्रेडिंग कंपनी थी।
लेकिन बेटा ये जो एक्ट आया, एक्ट आने के बाद में इसको क्या रिकॉग्नाइज किया गया, ये सिर्फ ट्रेडिंग कंपनी नहीं रही, इसके पास बेटा क्या हो गया, फॉर द फर्स्ट टाइम द पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन ऑफ द कंपनी हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड। कौन कौन सा फंक्शन, पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव, कुछ मिलता है, समझ रही हो बेटा, एडमिनिस्ट्रेटिव। मेगा रानी, समझ रही हो आप, कंपनी का अभी तक क्या थी, ट्रेडिंग कंपनी थी, लेकिन अब क्या हो गया, क्योंकि ये पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस इस पे लगा रही थी और एडमिनिस्ट्रेटिव इन्फ्लुएंस इस पे लगा रही थी, इनके इस पावर को भी क्या कर लिया गया, रिकॉग्नाइज कर लिया गया, किसके द्वारा, रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। कितने लोगों को ये बात समझ में आ रही है, शिवांगी सोच करके बताओ, शिवांगी सोनकर समझ आ रहा है, और तुम्हारी तबीयत सही हो, तुम हॉस्पिटल गई थी, अच्छा हो गया तुम्हारा एडमिशन, अच्छा तुम्हारा एडमिशन होने के बाद में मिठाई कौन खिलाएगा, हाँ, बहुत बढ़िया। अब क्या हुआ बेटा, तो इसके जैसे ही पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव का फंक्शन रिकॉग्नाइज किया गया, तो इसने क्या कर दिया, अब सब कुछ सेंट्रलाइज हो गया, किसके उसमें, सब कुछ सेंट्रलाइज हो गया कंपनी के हाथों में। ट्रेड भी यही करेगी, पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन भी यही करेगी, एडमिनिस्ट्रेटिव। तो इसका मतलब इस रेगुलेटिंग एक्ट ने क्या रिकॉग्नाइज किया, दूसरी चीज क्या रिकॉग्नाइज की, इसने क्या किया, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया को रिकॉग्नाइज कर दिया। समझ रहे हैं सब लोग, तुम सब करो अगर समझ पा रहे हैं वाली बात को, ये बात समझ गए। अब क्या हुआ, इसे बता दीजिए थोड़ा कंपनी का जो एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिटिकल। बेटा क्या हुआ कि कंपनी क्यों बनाई गई थी, एक ट्रेड करने के लिए, व्यापार करने के लिए बनाई गई थी शिवांगी। फिर क्या हुआ, इसको ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के तहत क्या मिला, दिवाली राइट मिला, बिहार के ऊपर, बंगाल के ऊपर, उड़ीसा के ऊपर, ठीक है। तो ब्रिटिश क्राउन को, ब्रिटिश गवर्नमेंट को लगा अरे ये तो हाथ से निकल जाएगा, तो इसको क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं, और क्या किया इन्होंने, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 बना दिया। अब जैसे ही इन्होंने रेगुलेटिंग एक्ट 1773 बनाया, वैसे ही गवर्नमेंट ने क्या रिकॉग्नाइज कर लिया कि अब एक खाली ट्रेडिंग कंपनी नहीं रही, इसके पास क्या क्या हो गया बेटा, पॉलिटिकल पावर हो गए और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर भी हो गए। इसका मतलब इसके पास पॉलिटिकल अथॉरिटी भी है, समझ रहे हो ना बेटा, और इसके पास कौन सी अथॉरिटी है, कौन सी, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी भी। इज इट क्लियर टू एवरीवन? जी सर। और दिव्यांशु, दिव्यांशु कोचिंग पढ़ते हो बेटा, कहीं नहीं पढ़ते हो? अभी नहीं सर, अभी BLLB चल रहा बीएलएल चल रहा है, कौन से कॉलेज है? है, यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ। लखनऊ यूनिवर्सिटी से इतनी दूर पढ़ने आए हो? जी सर। बेटा मैं कौन हूँ, मैं कहाँ पढ़ा रहा हूँ, नहीं मालूम सर। नहीं मालूम है? नहीं सर। दिव्यांशु तुम किस ईयर में हो अपने बीएलएलबी के? थर्ड ईयर। थर्ड ईयर में हो भी बीएलएलबी के, तुम तो यार बहुत जी जागरूक सर। हो। किस स्टेट के, बिहार के तो नहीं हो? बिहार वाले बहुत जागरूक होते हैं। सर बिहार से ही। बिहार में, मुझे लगा ही था तुम बिहार के होगे। क्योंकि बिहार के ही बच्चे इतना जागरूक हो सकते हैं, और कोई हो ही नहीं सकता। यूपी वाले तो सोते रहते हैं, वो जब अपना सब कंप्लीट कर लेंगे तब हमको लगे अरे अब तो कॉलेज खत्म हो गया, कुछ करते हैं चल के, और फिर जाकर के कुछ शुरू करेंगे। और बिहार वाले बहुत होशियार होते हैं, पहले से ही सब कर रखते होते हैं, फिर उसके बाद में भी करते हैं, फिर वो हो जाता है। यूपी वाले सब नहीं होते। वैसे दिपाल मुझे तुम पे बहुत गर्व है, और तुम ऐसे मेहनत करते रहो, तुम बहुत जल्दी जज बनोगे, ठीक है? ठीक दिव्यांशु? जी सर। हाँ बहुत बढ़िया। अब क्या हुआ, अब बेटा इस रेगुलेटिंग एक्ट का फीचर कुछ दो चार मैं बता देता हूँ, वो ध्यान से सब लोग सुन लो।
बहुत ध्यान से सुनो। मैंने क्या बोला कि ये रेगुलेटिंग एक्ट बनाया गया था रेगुलेट करने के लिए। क्या करने के लिए? रेगुलेट करने के लिए। अब इस रेगुलेटिंग एक्ट से क्या बना दिया गया? उस कंपनी में ही क्या बनाया गया? गवर्नर ऑफ बंगाल बना दिया। क्या बनाया? क्या बनाया? कोई बताया हमें? गवर्नर ऑफ, बताओ बताओ बताओ, कोई बताओ। रेगुलेटिंग सर एक्ट में क्या वारन किया गया? हेस्टिंग। बेटा गवर्नर ऑफ बंगाल को, जो पहले गवर्नर हुआ करते थे 1765 से लगा के 1773 तक के क्या थे? गवर्नर ऑफ बंगाल थे। लेकिन इनको क्या कर दिया? अब इनको क्या कर दिया? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के क्या कह दिया? गवर्नर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कह दिया। और मैं कह नहीं रहा हूं कि अब तक के गवर्नर ऑफ बंगाल वो अपनी कंपनी ने बना रखा था। अब क्या बना? जब ब्रिटिश गवर्नमेंट की बात आई तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का नाम चेंज करके क्या कर दिया बेटा? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कर दिया। और गवर्नर जनरल ऑफ, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन बना? याद करके लिख लो सब लोग। वारन हेस्टिंग बना। लॉर्ड कौन सी की लिख रही हो ना? बहुत बढ़िया। लॉर्ड वारन हेस्टिंग। इज इट क्लियर टू एवरीवन? सेंट्रलाइज किया जा रहा है सब कुछ। डायरेक्ट अकाउंटेबिलिटी फिक्स की जा रही है। किसकी? कंपनी की। किसके ऊपर? ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऊपर। समझ रहे हो ना सब लोग? अब क्या हुआ? दूसरी चीज मैं क्या बोला कि सेंट्रलाइज की जा रही सब। ये तो हो गई पहली चीज। बेटा दूसरी चीज क्या हुई कि जो बॉम्बे के थे, जैसे गवर्नर ऑफ बंगाल हुआ करते थे, गवर्नर ऑफ बॉम्बे हुआ करते थे, और गवर्नर ऑफ मद्रास हुआ करते थे। इनको क्या कह दिया? इनको क्या कह दिया? इनको क्या कह दिया कि ये क्या है? सबऑर्डिनेट है। किसके? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के। क्योंकि क्या कर रहा था? रेगुलेट कर रहा था सब कुछ क्या कर रहा था? सेंट्रलाइज करना। सब कुछ सेंट्रलाइज कर लेना। तो सेंट्रलाइज करके सारी पावर किसको दे दी? ये इनको दे दी। तो क्या बना दिया? सबऑर्डिनेट बना दिया। बात समझ में आ गई सबको? इसी एक्ट के द्वारा क्या किया गया? 1774 ईस्वी में, 1774 ईस्वी में सुप्रीम कोर्ट की एस्टेब्लिशमेंट की गई। तो सुप्रीम कोर्ट उस समय आ गया था। कहां पे? कलकत्ता में। 1774 इसी एक्ट के द्वारा, रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। क्योंकि बेटा अब तो इसके पास पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी भी आ गई है। तो भैया जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन भी तो एडमिनिस्ट्रेशन का ही पार्ट है ना। तो जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन को एडमिनिस्टर करने के लिए कुछ होना चाहिए ना। तो सुप्रीम कोर्ट आज कलकत्ता बनाया गया था, 1774 में बनाया गया। इज इट क्लियर टू एवरीवन? समझ रहे हो ना सब लोग? बहुत बढ़िया। बहुत दिव्यांशु बेटा आप? जी सर। बहुत बढ़िया। अब ये इन सारी चीजों से गवर्नमेंट करना क्या चाह रही है? गवर्नमेंट करना चाह रही है अपना अपना पावर उसके ऊपर, कंपनी के ऊपर बहुत अच्छे से क्या कर लेना? एकदम एकदम टाइट पकड़ लेना। ठीक है? तो उसने क्या बनाया? उसने एक ग्रुप ऑफ डायरेक्टर बनाए। क्या बनाए? ग्रुप ऑफ डायरेक्टर बनाए। जिससे क्या हो बेटा? कंपनी को गवर्न करने के लिए क्या होते हैं? डायरेक्टर होते हैं। आजकल एमडी सुने होंगे आप लोग, मैनेजिंग डायरेक्टर। कितने लोग सुने ये बात? सुने हो ना सब लोग? तो क्या किया? जो ये अभी तो एक कंपनी ही है ना, अभी भी भले ही इसके पास पावर आ गई है। तो इसको गवर्न करने के लिए क्या थे? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे। आज भी होते हैं।
और उन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को बेटा क्या कहा जाता था? बोर्ड को हटा करके कोर्ट कहा जाता था। क्या कहा जाता था? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कहा जाता था। ठीक है। और इस रेगुलेटरी एक्ट ने क्या किया कि इन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को बेटा क्या करना होगा? अपने रेवेन्यू मैटर्स में, किन किन मैटर्स में? रेवेन्यू मैटर में, और किस किस मैटर में? रेवेन्यू मैटर में, सिविल मैटर में, मिलिट्री मैटर में। कहा? ये रेवेन्यू मैटर, सिविल मैटर और मिलिट्री मैटर। क्योंकि अगर आपके पास टेरिटरी होगी बेटा तो लड़ाई भी तो करोगे ना उसको बचाने के लिए। इसको क्या करोगे? डायरेक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट को क्या बताओगे? हर चीज। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की अकाउंटेबिलिटी फिक्स कर दी कि रेवेन्यू मैटर, सिविल मैटर, मिलिट्री मैटर को क्या करोगे? गवर्नमेंट को ब्रिटिश गवर्नमेंट को क्या करोगे? बताओगे। और अगर नहीं बताओगे तो तुम्हारी छुट्टी कर देंगे, भगा देंगे। समझ रहे हो? ये धमकी दे दिया किसने? ब्रिटिश गवर्नमेंट ने दे दिया। इज इट क्लियर टू एवरीवन? इज इट क्लियर टू एवरीवन? इसके बाद में क्या हुआ? ये बात समझ आ गई सबको? थम्स अप कर दो एक बार सब लोग, थम्स अप करो दोनों तरफ। इधर खाली थम्स अप कर रहे हैं और लोग कहे थम्स अप नहीं कर रहे भाई। अब बेटा इस एक्ट में क्या थे? कुछ डिफेक्ट थे। क्या थे? कुछ डिफेक्ट थे। उन डिफेक्ट को दूर करने के लिए इसमें क्या किया गया? अमेंडमेंट किया गया। उस अमेंडमेंट जिस एक्ट के द्वारा किया गया उस एक्ट का क्या नाम रखा गया? अमेंडिंग एक्ट। लिखो सब लोग, अमेंडिंग एक्ट। अमेंडिंग एक्ट 1781। अमेंडिंग एक्ट, क्योंकि बेटा कोई भी एक्ट बनाते हो तो फुल प्रूफ नहीं होता, उसमें कुछ ना कुछ डिफेक्ट रह जाते हैं। उस डिफेक्ट को दूर करने के लिए क्या किया गया? क्या किया गया बेटा? उस डिफेक्ट को दूर करने के लिए क्या किया गया? अमेंडिंग एक्ट 1781 लाया गया। अब क्या हुआ? अब इसमें क्या हुआ? इस एक्ट में कई सारी चीजों को क्या कर दिया गया? रेक्टिफाई कर दिया गया। जिसमें से पहली चीज थी कि गवर्नर जनरल को क्या कर दिया गया? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल तो बेटा क्या किया गया? सुप्रीम कोर्ट के दायरे से क्या कर दिया गया? निकाल दिया गया। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को क्या कर दिया गया? सुप्रीम कोर्ट के दायरे से निकाल दिया गया। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट बहुत टांग अड़ा रहा था बीच बीच में। क्या किया इस एक्ट ने? कहा कि भैया तुम उनको काम करने दो, कहे बार बार उसमें टांग अड़ा रहे हो। समझ रहे हो? तो क्या किया? उनको हटा दिया कि अब तुम जुरिडिक्शन नहीं है तुम्हारे ऊपर। दूसरा चीज क्या किया कि सुप्रीम कोर्ट का इनके ऊपर से तो जुरिडिक्शन हटा लिया, लेकिन और सारे इनहेबिटेंट ऑल इनहेबिटेंट के ऊपर क्या कर दिया? इट प्रोवाइड द सुप्रीम कोर्ट टू हैव jurisdiction over all the inhabitants of कैलकाटा। अभी तक बेटा क्या होता था? 1781 एक्ट के पहले क्या होता था? खाली ब्रिटिश के नागरिक जो यहाँ पे थे, कंपनी के जो लोग थे, उन्हीं को क्या मिलता था? उन्हीं के ऊपर किसका जुरिडिक्शन था? सुप्रीम कोर्ट का था। लेकिन इस एक्ट ने क्या किया? दिग्धांशु क्या किया बेटा इस एक्ट ने? इस एक्ट ने क्या कि जितने भी इनहेबिटेंट है, चाहे वो इंडियन है, चाहे वो ब्रिटिशर्स है, सबके ऊपर क्या लगेगा? जुरिडिक्शन होगा। किसका? सुप्रीम कोर्ट का। इज इट क्लियर टू एवरीवन? किसी को कोई डाउट? अब क्या हुआ? इसके बाद में एक नया एक्ट आता है।
एक नया एक्ट आता है, लिखते जाओ सब लोग, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। खैर नोट्स हम देंगे, लेकिन कुछ कुछ चीजें जो कि नोट्स में हो सकता है ना हो, तो आपको क्या करोगे, अपने इस नोट्स में भी लिखते रहोगे, क्योंकि बेटा जब लिखते भी रहोगे, सुनते भी रहोगे, पढ़ते भी रहोगे, जब हम हमारी 3-4 इंद्रियां एक साथ काम करेंगी तो ज्यादा इफेक्टिव होता है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? तो क्या आएगा, फिक्स इंडिया एक्ट 1784 आया। क्या आया, फिक्स इंडिया एक्ट 1784 आया। अब इस फिक्स इंडिया एक्ट ने क्या किया, फिक्स इंडिया एक्ट ने क्या किया, इसने डिस्टिंग्विश कर दिया किस किस चीज के बीच में, पॉलिटिकल फंक्शन ऑफ द कंपनी एंड कमर्शियल फंक्शन ऑफ द कंपनी, दो चीजों के बीच में डिफरेंस किया। नंबर फर्स्ट इसने क्या किया, पॉलिटिकल फंक्शन ऑफ कंपनी और क्या, कमर्शियल। दोनों में क्या कर दिया बेटा क्लासिकी, इसने सेग्रीगेशन कर दिया, डिस्टिंग्विश कर दिया। इट डिस्टिंग्विशेस बिटवीन क्या, कमर्शियल एंड पॉलिटिकल फंक्शन ऑफ, कमर्शियल एंड पॉलिटिकल फंक्शन ऑफ कंपनी। इज इट क्लियर टू एवरीवन? समझ रहे हो ना सब लोग? तो दूसरी चीज इसने क्या की, दूसरी चीज इसने क्या की, इसने क्या कर दिया, इट अलाउड द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। नंबर 2, इट अलाउड, किसको किसको अलाउ किया बेटा, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर मतलब, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर मतलब बताओ कौशिकी, बिल्कुल 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 कौशिकी, यू आर द राइटेस्ट पर्सन। इसने क्या किया, इट अलाउड द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, अब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर क्या कंपनी की चीजें रेगुलेट करता था, तो ये क्या करेंगे, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कैसी चीजों को मैनेज करेंगे, ये बेटा कमर्शियल चीजों को मैनेज करेंगे। ये अलग अलग किया ना, पॉलिटिकल फंक्शन और कमर्शियल फंक्शन को अलग किया ना, तो कमर्शियल फंक्शन को रेगुलेट करेगा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स करेंगे। इज इट क्लियर टू एवरीवन? समझ रहे हो सब लोग? और इसने एक नई बॉडी बना दी, इसने एक नई बॉडी बना दी, उसका क्या नाम रखा, उसका नाम रखा बेटा बोर्ड ऑफ कंट्रोल। अब इस बोर्ड ऑफ कंट्रोल का बेटा क्या काम रखा, इस पॉलिटिकल फंक्शन को रेगुलेट करना। इसको किसको रेगुलेट करना नीति पांडे बताओ, पॉलिटिकल फंक्शन। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, पॉलिटिकल फंक्शन। समझ रहे हो सब लोग? इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि इसने यानी फिक्स इंडिया एक्ट ने कैसा सिस्टम ला दिया, सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट। याद लिख लो सब लोग, सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट। दायर की बात नहीं कर रहा हूं, डबल गवर्नमेंट की बात कर रहा हूं, सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट। इसको कौन लाया, फिक्स इंडिया एक्ट 1784 लेके आया। इज इट क्लियर टू एवरीवन? किसी को कोई डाउट, किसी को कोई डाउट? नंबर 3 इसने क्या किया बेटा, नंबर 3 इसने क्या किया, नंबर 3 इसने क्या किया कि जो भी कंपनी के पोजीशन में था, बिहार, बंगाल और ओडिशा, उसको क्या कह दिया, उसको कह दिया कि वो कंपनी का पोजीशन नहीं हो, किसका पोजीशन है, ब्रिटिश का पोजीशन है। वो किसका पोजीशन है, उसमें बताओ बेटा किसका पोजीशन है वो, ब्रिटिश का पोजीशन। बहुत बढ़िया, अब दूसरी चीज क्या होगी, चौथी चीज क्या हुई, चौथी चीज हुई कि इस एक्ट के द्वारा कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी उसको सुप्रीम कंट्रोल मिल गया, सुप्रीम कंट्रोल।
किस चीज के ऊपर सुप्रीम कंट्रोल मिला? किस चीज के ऊपर सुप्रीम कंट्रोल मिला? एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कंपनीज अफेयर्स, सुप्रीम कंट्रोल ओवर कंपनीज अफेयर्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, सुप्रीम कंट्रोल ओवर कंपनीज अफेयर। और दूसरी चीज क्या? कंपनीज अफेयर और एडमिनिस्ट्रेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर। इज इट क्लियर टू एवरीवन? भैया मैं थक, और आज की क्लास होती है यहीं पे खत्म, आगे की क्लास कल पढ़ेगी। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो, नहीं तो जाओ सब लोग। किसी को कोई डाउट हो तो पूछो, नहीं तो जाओ। बाय बाय बाय, गुड नाइट, गुड नाइट, बाय बाय। किसी को अगर कुछ पूछना हो तो पूछो, नहीं तो जाओ, बाय बाय। Thank you, sir. थैंक यू, गुड नाइट, बाय बाय। इंट्रो आपका अच्छा, मेरा इंट्रो ओके दिव्यांशु। मेरा नाम कृपा शंकर पांडे है, आई एम द फाउंडर ऑफ लीगल नैरेटिव, जिसके प्लेटफॉर्म पे आप अभी पढ़ रहे हैं, ठीक है दिव्यांशु? और मैं और भी कुछ बताऊं दिव्यांशु? अगर आपको कुछ पूछना हो तो मैं बताऊं, नहीं तो इतना काफी है। अरे भैया मैं बता दूंगा, मेरा ही छोटा भाई है, जूनियर है ये, मैंने ही जुड़वाया अच्छा है। अच्छा अच्छा अच्छा, फिर ठीक है। बहुत अच्छा बच्चा है विश्वविद्यालय का। नहीं नहीं, हाँ वो तो मुझे पता है, उसकी सिंसियरिटी देख के मुझे लगा अमन। जी जी। हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगा उसका वो देख करके जुनून। ठीक है, और अच्छे से पढ़ाई करते रहो सब लोग। ओके भैया। हाँ ठीक है, चलो बाय बाय, गुड नाइट। किसी को कुछ पूछना हो तो रुको, नहीं तो जाओ। सौरभ, जब कुछ पूछना है ना, पूछना हो तो जाओ बाबू। No, sir. नहीं Thank you, होता sir. है? हाँ, सर अगर नहीं आ रही का बोलो। सर इसके लिए कोई बुक रीड करनी होगी क्या, पॉलिटी के लिए या जीएसजीके के लिए? अरे हम देंगे ना, ओके सर। हम नोट्स देंगे, अभी क्लास खत्म होगी जैसे ही होगी, अभी आपको नोट्स मिल जाएगा। हाँ यस ठीक सर, नहीं यस सर, आएगा? यस सर। मैं पूछ रही थी मतलब कोई बुक अगर मतलब इसके साथ कोई वो भी रेफर करनी हो। कोई कोई इकलौती बुक आती ही नहीं है जुडिशियल प्रिपरेशन के लिए अच्छी, हाँ यस इसलिए सर। मैं कोई एक बुक प्रेफर नहीं करूंगा, तुम समझ ओके रही हो? सर, ओके सर, बहुत सारी बुक तुम्हें पढ़नी पड़ेंगी, तो फिर आ जाएगी, इतना दिमाग लगाओगे, हम करेंगे ना। ओके ठीक सर। है, यस हम सर, करके थैंक यू सर। कंपाइल करके आपको दे देंगे। ओके, ठीक नहीं आएगा? थैंक यू। यस सर, थैंक यू सर। हाँ, कतई परेशान मत हो इस चीज के लिए कि क्या पढ़ना है, हम जो बताएंगे वो उतना पढ़ना। ठीक, या थैंक यू सर। ठीक है, गुड नाइट, बाय बाय। और कुछ पूछना हो तो पूछ लो, नहीं यारिका, नहीं तो जाओ। सौरभ, कुछ पूछना है बाबू? पॉलिटी में जो जो डिस्कस करेंगे सर, वो सिलेबस बता देते, सब कुछ डिस्कस करेंगे जितना जुडिशरी के लिए इम्पोर्टेंट है। सौरभ, सब कुछ डिस्कस करेंगे, इन तो कुछ नहीं छोड़ेंगे। सौरभ, Yes, sir. समझ रहे हो? कुछ नहीं छोड़ेंगे। जितना हम क्लास में पढ़ा देंगे उससे बाहर एक भी क्वेश्चन आ जाएगा तो हम अपने चैनल का नाम बदल देंगे लीगल नैरेटिव से। ठीक सौरभ, इज इट क्लियर? अगर ये बात क्लियर होगी हो तब जाओ। Okay, sir. Thank you, sir. Good night, sir. थैंक यू, गुड नाइट, बाय बाय, Bye. बाय।